बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद वसीम साकिब, योर केमिस्ट्री प्रोफेसर। बड़ा आज हमने एमडी कैट का लेक्चर नंबर 18 डिस्कस करना है, तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। बेटा आज जो हमने चीज़ें डिस्कस करनी है उसमें एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में टाइप्स ऑफ रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई, आयनिक रेडियाई जिसमें कैटायनिक एनायनिक दोनों आ जाएंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, और टाइप्स ऑफ बॉन्ड जिसमें आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कशन होगी। पोलर नॉन पोलर बॉन्ड के बारे में डिस्कशन होगी, बेटा उनकी जो डिफरेंस है, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो डेटिव बॉन्ड भी कहलाता है, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड जिसे बेसिकली कहते हैं, उसके बारे में डिस्कशन होगी। और जो मॉडर्न थ्योरीज हैं अबाउट द कोवलेंट बॉन्ड जिसमें वेसिपर थ्योरी है और वीबीटी है, और फिर जो है ना वो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो है वो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ, इनके बारे में आज हमारी डिस्कशन होगी। तो सबसे पहले बेटा एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड बनते हुए एनर्जी जो रिलीज होती है, जो बॉन्ड जो है ना वो उसमें फॉर्मेशन में कई दफा ऐसा होता है कि जो नए बॉन्ड बन रहे होते हैं इतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते, तो फिर एनर्जी आप ये कहेंगे कि रिक्वायर्ड होती है। तो दोनों केसेस में हमारे पास जो एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन है उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसे हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन से समझते हैं। बेटा हमारे पास जो है ना वो फर्ज करें कि दो हाइड्रोजन एटम है जो एक दूसरे से काफी दूर है, एक दूसरे के करीब अगर ये आते हैं, इनमें डिस्टेंस कम होता है बेटा, तो डिस्टेंस कम होने से इनकी जो एनर्जी है वो पहले डिक्रीज होगी। जब एनर्जी डिक्रीज होगी तो ये एक दूसरे के करीब आएंगे, उस वक्त एक्चुअली इनमें दो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेवलप होंगी। अगर मैं समझ लूं थोड़ी देर के लिए कि ये हाइड्रोजन का एक एटम है जिसमें उसके न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है, ये हाइड्रोजन का बेटा दूसरा एटम है जिसका न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन इसके बाहर शेल में मूव कर रहा है। अब इसमें इसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट कर रहा है, इसका न्यूक्लियस भी अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जब ये दूसरे के करीब आना शुरू होते हैं तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे दो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेवलप हो जाती हैं। अब जितना ये करीब आते जाएंगे उतनी ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। वो कॉम्प्रोमाइजिंग डिस्टेंस जहां पे ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाएंगी वो बेटा उसकी बॉन्ड लेंथ कहलाएगी। लेकिन एक और प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, जब एटम एक दूसरे के करीब आते हैं बेटा तो दोनों न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन शुरू हो जाती है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान भी फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो शुरू हो जाती है। तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो तो मौजूद थी, लेकिन दो फोर्सेस ऑफ रिपल्शन भी आ गई, दोनों न्यूक्लियस के दरमियान और दोनों इलेक्ट्रॉन के दरमियान। तो फिर अगर एक दूसरे के ज्यादा करीब आएंगे तो रिपल्शन इतनी बढ़ जाएगी कि एनर्जी दोबारा से जो है ना वो इंक्रीज कर जाएगी। तो फिर वो कॉम्प्रोमाइजिंग डिस्टेंस जहां पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट होंगी किस पर, उसकी फोर्सेस ऑफ रिपल्शन पर, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। और हाइड्रोजन के लिए वो बॉन्ड लेंथ 75.4 पिकोमीटर बेटा, और उस वक्त जो है वो दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज करते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन बेटा याद रखिएगा हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, और जो ना वो डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट के मुकाबले में कितना स्टेबल बॉन्ड बना। अगर रिएक्टेंट से लेस स्टेबल बॉन्ड बन रहा है तो फिर एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, अगर रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो फिर वो एक्सोथर्मिक जो है ना वो उसकी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे चूंकि एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन रहा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो -436.5 किलो जॉल पर मोल है बेटा। ये जो मैंने आपके सामने बोर्ड पे डायग्राम बनाई है जो इसकी एनर्जी और डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, इसको जो ना स्लाइड की शक्ल में भी आप देख सकते हैं, जिसमें पहले डिस्टेंस ज्यादा है, फिर डिस्टेंस कम होता जा रहा है, एनर्जी कम होती जा रही है। डिस्टेंस कम एनर्जी कम मीन्स के उनके जो ना वो एक दूसरे के करीब आने पे वो जो एनर्जी लूज कर रहे हैं, वो जो एनर्जी लूज करेंगे तो बॉन्ड बनाएंगे, अगर वो एनर्जी लूज नहीं करेंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर बेटा उनमें रिपल्शन बढ़ जाएगी तो फिर एनर्जी बढ़ गई, फिर इट मीन्स के वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने किसी रबर बॉल को दीवार पे मारा, वो टकरा के वापस आ गया क्योंकि उसके पास एनर्जी ज्यादा थी, वो जाके बॉन्ड बनाना चाहता था दीवार के साथ, लेकिन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो टकरा के वापस आ गया। ये इनइफेक्टिव कोलिजन जो होती है। इफेक्टिव कोलिजन ये होती है कि जिसमें पहले वाले बॉन्ड टूट जाए और नए बॉन्ड बन जाए, और वो जो बॉन्ड बनेगा उसमें दोनों एटम के दरमियान जो कॉम्प्रोमाइजिंग डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। जो एटॉमिक नंबर है
हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसको मोज़ले पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है, इसमें एलिमेंट्स को तरतीब दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, यानी जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इनके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होती हैं, यानी आफ्टर सर्टेन इंटरवल इनके जो ना वो प्रॉपर्टीज में एक जो ना वो हमें सिमिलैरिटी देखने में आती है। तो वो जो रिपीटिंग रेगुलर मैनर में जो ना उसमें जो चेंज नजर आ रहा होता है वो उसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। इसमें हमारे पास जो है वो जो हमने डिस्कस करनी है वो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक रेडियस में उसे कहते हैं, क्योंकि हम एटम को एक स्फीयर मानते हैं और उसकी टाइप्स में हम डिस्कस करेंगे। फिर आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। तो सबसे पहले बेटा टाइप ऑफ रेडियाई, जिसमें एटॉमिक रेडियस और उसकी डिफरेंट जो टाइप्स है, कोवलेंट है, और हमारे पास आयनिक रेडियस है जिसमें कैटायनिक एंड आयनिक दोनों आ जाते हैं। तो बेटा एटॉमिक रेडियस को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं और दोनों एटम सिमिलर हों, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बन जाए, तो फिर दोनों न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा बेटा, उस डिस्टेंस का हाफ, ये फर्ज करें कि जी हम दो एटम जो है ना वो कंसिडर कर लेते हैं जिन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया है, उस वक्त इनके दोनों के न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का हाफ कर लें, दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। इसको हम एटॉमिक रेडियस का नाम देंगे। अब जो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल बेटा बना है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल जब हम कहते हैं तो फिर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड होगा तो फिर वो जो है उसका एटॉमिक रेडियस होगा। तो बेसिकली जो एटॉमिक रेडियस है वही उसका कोवलेंट रेडियस भी कहलाता है। यानी कोवलेंट बॉन्ड जब बनेगा होमोटॉमिक, जो है जिसमें शर्त यह अगर हेटेरो होगा तो फिर उसके लिए कंडीशन डिफरेंट हो जाती हैं। तो फिर जो ना इसमें दो चीजें हमारे पास आती हैं कि अलोंग द ग्रुप इसमें वेरिएशन कैसे है और अलोंग द पीरियड इसमें वेरिएशन कैसे है। बट आप जानते हैं अलोंग द ग्रुप जो है, हमने ये एक बात जो है ना वो S&P ब्लॉक में भी डिस्कस की थी, उसमें भी अलोंग ग्रुप हमने ये बात जो ना वो डिस्कस की थी कि अलोंग द ग्रुप जो है वो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। हाइड्रोजन में एक शेल है, लिथियम में 2 है, सोडियम में 3 है, पोटेशियम में 4 है, रुबीडियम में 5 होते हैं, सीजियम में 6 होते हैं, फ्रांसियम में 7 होते हैं। नंबर ऑफ शेल डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल के बढ़ने से एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ता है। तो आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ शेल के साथ एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह शील्डिंग इफेक्ट भी डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज होता है। शील्डिंग इफेक्ट जो है इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से होता है बेटा। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो एटॉमिक के साइज के साथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो फिर जो ना ये दोनों चीजें डाउन द ग्रुप बढ़ती हैं तो एटॉमिक साइज भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि हम एटॉमिक साइज की डेफिनेशन ये भी करते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। तो फिर डाउन द ग्रुप जो है वो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं तो वैलेंस शेल जो है उसे न्यूक्लियस का डिस्टेंस बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा। लेकिन अलोंग द पीरियड जो है वो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितना न्यूक्लियस बढ़ते हैं, शेल नंबर सेम रहता है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि एक पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनके नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं। जैसे ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है तो इन सब में 2 शेल रहेंगे, 2 शेल होने की वजह से अब शेल तो सेम रहे लेकिन प्रोटॉन्स चेंज हो रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बेटा चेंज होता है। न्यूक्लियर चार्ज के साथ जो एटॉमिक साइज है, जो एटॉमिक रेडियस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फिर आप ये कह सकते हैं कि जो जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जो कि लॉन्गर पीरियड जो है वो नोबल गैसेस की तरफ जाते हुए बढ़ता है, तो ऑटोमेटिकली साइज जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। और जो है ना वो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज के साथ एटॉमिक रेडियस जो है या एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फिर यहाँ पे एक एमसीक्यू बेटा, वो एमसीक्यू है द एटॉमिक साइज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन। एटॉमिक साइज किस पे डिपेंड करेगा? पहले ऑप्शन है नंबर ऑफ इनर्ट शेल्स ओनली, बीटा ऑप्शन है न्यूक्लियर चार्ज ओनली, चार्ली ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, डेल्टा ऑप्शन नाइदर नॉर बी। तो बेटा ये दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। ये नंबर ऑफ शेल पे भी डिपेंड करता है, न्यूक्लियर चार्ज पे भी डिपेंड करता है। नंबर ऑफ शेल के साथ डायरेक्टली, न्यूक्लियर चार्ज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फिर दोनों पे डिपेंड चुके कर रहा है, इसलिए बोथ ए एंड बी इसका आंसर होगा। तो चार्ली बेटा इस एमसीक्यू का आंसर बनेगा। बेटा जो नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है उसमें भी अगेन एमसीक्यू ही है, जो कि जो ना हमारे पास एटॉमिक साइज के वाले से ही है। तो वो एक ग्राफ बना हुआ है, उसके वाले से क्वेश्चन है, फॉलोइंग ग्राफ शोज अ फिजिकल प्रॉपर्टी अलोंग द थर्ड पीरियड एलिमेंट, विच फिजिकल प्रॉपर्टी शोन इन द ग्राफ। कहता है कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उसमें शो हो रही है। तो बेसिकली ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। तो हमारे पास जो है ना पहली ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बेटा हमारे पास जो है ना अभी हम उसको डिस्कस करेंगे, वो मुसलसल डिक्रीज नहीं होती, अलोंग द पीरियड जो है वो तो इंक्रीज होती है। और जो बीटा ऑप्शन नॉन मेटालिक कैरेक्टर ये भी इंक्रीज होता है। चौथी ऑप्शन एटॉमिक रेडियस ये बेटा डिक्रीज होता है। और डेल्टा ऑप्शन मेल्टिंग पॉइंट अप टू द ग्रुप 4th ए, तो 4th ए तक मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। तो फिर जो चीज डिक्रीज हो रही है वो एटॉमिक रेडियस है, जो कि यहाँ पे चार्ली ऑप्शन में मेंशन है। तो इस एमसीक्यू का फिर चार्ली आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू बेटा, कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ एटम विच ऑर्डर इज करेक्ट। कहता है अगर साइज ऑफ एटम को देखते हुए हम ऑर्डर को देखें तो कौन सा ऑर्डर करेक्ट है। तो पहली ऑप्शन है नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन कार्बन। तो देखें पहली ऑप्शन को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास जो सबसे लार्जर साइज में होते हैं वो अल्कली मेटल्स होते हैं। ये पूरे पीरियड में हर पीरियड जो कि इनसे स्टार्ट हो रहा होता है
तो फिर इनके साइज जो है वो बाकियों के निस्बत जो है वो लार्जर होते हैं। यानी लिथियम का साइज लार्जर होगा बेरिलियम से, बेरिलियम का साइज लार्जर होगा बोरॉन से, बोरॉन का साइज लार्जर होगा कार्बन से, कार्बन नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन फ्लोरीन से, फ्लोरीन नियॉन से। ऑटोमेटिकली ये एक साइज का ऑर्डर हमारे पास आ गया। इसी तरह बेटा जो है ना वो थर्ड पीरियड में भी होगा, यही ऑर्डर जो है वो सेम चलेगा। अब जो पहली ऑप्शन बेटा उसने हमें प्रोवाइड की है वो उसने लिखी हुई है कि जो नाइट्रोजन है वो ग्रेटर देन है कार्बन से। बेटा ये देखें, कार्बन ग्रेटर देन नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन का साइज ग्रेटर देन कार्बन नहीं है। तो पहली इंफॉर्मेशन या पहली ऑप्शन गलत हो गई। बीटा ऑप्शन है फास्फोरस इज ग्रेटर देन सिलिकॉन। तो बेटा देखें ये सिलिकॉन पहले आ रहा है, फास्फोरस बाद में, जो पहले उनका साइज लार्जर है और बाद वालों का साइज स्मॉलर है। तो सिलिकॉन का साइज लार्जर है फास्फोरस से, तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन लिखी है कि जी फास्फोरस का साइज ग्रेटर है सिलिकॉन से, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। चार्ली है आर्गॉन इज ग्रेटर देन क्लोरीन। बड़ा क्लोरीन ग्रेटर देन आर्गॉन है, आर्गॉन ग्रेटर देन क्लोरीन नहीं है, तो चार्ली बात भी गलत हो गई। और डेल्टा ऑप्शन है लिथियम इज ग्रेटर देन बेरिलियम। तो ये वाली बात ठीक है, लिथियम का साइज जो है ना वो बेरिलियम से लार्जर है, तो ये जो है इंफॉर्मेशन डेल्टा ऑप्शन है, तो ये ऑर्डर करेक्ट हो गया। तो एमसीक्यू का डेल्टा आंसर। नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो है कोवलेंट रेडियस। अभी मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाया कि कोवलेंट रेडियस या कोवलेंट रेडियाई जो है वो क्या है। वो बेसिकली जब दो एटम में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा उसी को हम एटॉमिक रेडियस का नाम देते हैं। हाइड्रोजन जो है उसका जो डिस्टेंस मैंने अभी आपको बताया वो 75.4 पिकोमीटर है। तो अगर मैं इसका दोनों हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस का हाफ करूंगा तो ये बेसिकली 75.4 का हाफ है, क्योंकि 37.7 पिकोमीटर बनेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज कोवलेंट रेडियस। ये उसका कोवलेंट रेडियस जो है वो कहलाएगा, जो कि उसमें स्लाइड में भी आपको शो किया गया है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो आयनिक रेडियस, कैटायनिक और एनायनिक का आपस में कंपैरिजन है। हमारे पास बेसिकली दो तरह के जो ना आयनिक रेडियस होते हैं, एक कैटाइन होते हैं और एक एनाइन होते हैं। तो पहले कैटायनिक रेडियस के बारे में, जो कि पॉजिटिव आयन होते हैं बेटा, विद द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूट्रल एटम इट बिकम पॉजिटिव आयन। कैटायनिक रेडियस के वाले से बेटा जो ना हमारे पास जो स्लाइड उसमें कंपैरिजन है, कंपैरिजन में जो पहली इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जब किसी भी न्यूट्रल एटम में से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज किए जाएं या वो छोड़ दे या किसी भी तरीके से निकाल दिए जाएं तो वो पॉजिटिव आयन बन जाता है। और जो एनायनिक रेडियस है वो बेसिकली जब किसी न्यूट्रल एटम में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो नेगेटिव आयन बनता है। पहली बात तो ठीक हो गई, ये उनकी डेफिनेशन के वाले से आप कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट है देन देयर इज अ लॉस ऑफ आउटर मोस्ट शेल। जो कैटायनिक रेडियस बेटा इसमें जरूरी नहीं कि आउटर मोस्ट शेल खत्म हो जाए, लेकिन अगर मैं पहले ग्रुप की बात करता हूं तो पहला ग्रुप जो है ग्रुप नंबर में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पहले ग्रुप के लास्ट शेल में बेटा एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो फिर एक इलेक्ट्रॉन की वजह से जब जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जैसे सोडियम में टोटल 3 शेल है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ बेटा तो इस तरह से बनेगा कि ये न्यूक्लियस, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, पहले में 2, सेकंड वाले में 8 और लास्ट वाले में 1। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो वो शेल भी खत्म हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब है कि कैटायनिक जो हमारे पास रेडियस है उसमें हो सकता है कि शेल खत्म हो जाए। तो सेकंड पॉइंट जो है वो कैटायनिक रेडियस की वजह से यही है। और एनायनिक रेडियस में लिखा हुआ है कि देन द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। बट जैसे ही आप आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, किसी भी आउटर मोस्ट शेल जो है किसी भी एटम के लास्ट शेल में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन उस आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। तो ये वाली बात भी ठीक हो गई। और जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है कि कैटायनिक रेडियस में क्या होता है कि हमारे पास जो जैसे सोडियम की बात हम कर रहे थे, तो सोडियम में जब ये लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था तो इसके 11 प्रोटॉन थे और 11 ही इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन जब आप 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, जो उसमें से माइनस कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो प्रोटॉन बिकम ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे यही वाली बात जो है वो इस पॉइंट में, पॉइंट नंबर जो है ना वो थर्ड में मेंशन है कि देयर इज इम्बैलेंस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी ठीक है। और थर्ड पॉइंट एनायनिक रेडियस के लिए कि देयर इज इम्बैलेंस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो, उसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो चेंज हो जाती है। जैसे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में 17 प्रोटॉन होते हैं और जब आप 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, प्रोटॉन तो वैसे ही है, तो फिर प्रोटॉन कम और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो इम्बैलेंस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो थर्ड पॉइंट भी जो है ना वो दोनों के लिए सही हो गया। फिर जो लास्ट पॉइंट है बेटा न्यूक्लियस होल्ड इंक्रीज ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, के न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ जाएगा क्योंकि प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन्स के बढ़ने से न्यूक्लियस होल्ड बढ़ रहा है, न्यूक्लियस बिकम मोर पावरफुल, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसलिए साइज जो है डिक्रीज करता है। तो फिर कैटायनिक रेडियस हमेशा डिक्रीज करता है। और एनायनिक रेडियस में क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन तो उतने ही रहते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन चूंकि बढ़ जाते हैं आउटर मोस्ट शेल में, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो अट्रैक्शन है उतनी जो है ना वो बरकरार नहीं रहती, इफेक्टिव नहीं रहती। ऑटोमेटिकली जो साइज है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है न्यूक्लियस की पुल से थोड़ा सा आजाद होने से न्यूक्लियस से दूर जाता है
और ऑटोमेटिकली डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे एनाइनिक रेडियस हमेशा जो है ना वो न्यूट्रल एटम से लार्जर इन साइज होता है। यहाँ पे एग्जांपल जो है वो सोडियम की दी हुई है कि सोडियम आयन जो है वो 102 पिकोमीटर और सोडियम न्यूट्रल एटम 157 पिकोमीटर, और इधर फ्लोराइड की है कि 133 जो है वो फ्लोराइड आयन का साइज है और 72 पिकोमीटर फ्लोरीन एटम का साइज है। तो ये बेटा उनके वाले से इंफॉर्मेशन थी। अब यहाँ पे एक डिक्रीजिंग ऑर्डर जो ना वो इनके साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉन स्पीशीज के वाले से थोड़ा याद रखिएगा कि मोर पॉजिटिव चार्ज मेक इट स्मॉलर। ये मैं बच्चों को याद करवाता हूँ लाइन कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा उतना स्मॉलर साइज होगा। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा कम हो गया, सोडियम है बेटा हमारे पास ये और कम पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो फिर सोडियम का साइज लार्जर होगा, मैग्नीशियम का साइज, उसके बाद एल्यूमिनियम का साइज स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि मोर पॉजिटिव चार्ज मेक इट स्मॉलर। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि मेरे पास जो है ना वो फ्लोरीन है, फ्लोराइड आयन है, और इसी तरह बेटा ऑक्साइड आयन है और नाइट्राइड आयन है, तो फिर बच्चों को ये कहता हूं कि मोर नेगेटिव चार्ज मेक इट लार्जर। अब ये सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, सबके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 ही है, लेकिन इस पे सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, ये लार्जेस्ट रेडियस रखेगा, ये उसके बाद नेगेटिव चार्ज है, फिर ये उससे कम नेगेटिव चार्ज है, फिर पॉजिटिव जो है चार्ज शुरू हो जाते हैं। तो मोर नेगेटिव चार्ज मेक इट लार्जर, सबसे लार्जेस्ट ये, और सबसे स्मॉलर जो है वो एल्यूमिनियम। तो यही जो है ना वो यहाँ पे उसने मेंशन किया है स्लाइड में, जिसमें नीचे फॉस्फाइड और सल्फाइड और क्लोराइड, फिर पोटाशियम, कैल्शियम और जो है स्कैंडियम वगैरह के साइज जो है उनके मेंशन किया गया है। तो अब इसी वाले से बेटा एमसीक्यूज हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द स्मॉलेस्ट रेडियस, कहता है किसका रेडियस सबसे स्मॉलर होगा। पहली ऑप्शन है एल्यूमिनियम +3 आयन, बीटा ऑप्शन है सिलिकॉन +4 आयन, चौली मैग्नीशियम +2 आयन और डेल्टा सोडियम +1 आयन। तो बेटा सबसे ज्यादा चार्ज जो है वो सिलिकॉन +4 है, बीटा ऑप्शन में मेंशन है +4 चार्ज ज्यादा आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 ही है, लेकिन चार्ज सबसे ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियर जो चार्ज है वो सबसे ज्यादा बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन ज्यादा हो गए, ऑटोमेटिकली साइज तो सबसे ज्यादा डिक्रीज होगा। तो स्मॉलेस्ट रेडियस सिलिकॉन का जो कि बीटा ऑप्शन में मेंशन है, तो इस एमसीक्यू का बीटा आंसर। नेक्स्ट बेटा द आयनिक रेडियस ऑफ द फ्लोराइड आयन इज, फ्लोराइड आयन का आयनिक रेडियस जो है वो क्या होगा। पहली ऑप्शन है 72 पिकोमीटर, बीटा ऑप्शन है 95 पिकोमीटर, चार्ली 133 पिकोमीटर और डेल्टा 157 पिकोमीटर। तो बेटा भी मैंने आपको स्लाइड में बताया था कि ये 133 पिकोमीटर है, जो कि यहाँ पे चार्ली ऑप्शन में मेंशन है, तो इस एमसीक्यू का चार्ली आंसर। नेक्स्ट बेटा वो हमारे पास बेसिकली एक ऑर्डर है तमाम रेडियाई के हवाले से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्पीशीज। करेक्ट जो है ना वो ऑर्डर कौन सा, इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा बेटा, थोड़ा याद रखिएगा कि सबसे स्मॉलर, जैसे मैंने भी आपको बताया कि मोर पॉजिटिव चार्ज मेक इट स्मॉलर, सबसे स्मॉलर जो है वो पॉजिटिव आयन है, फिर कोवलेंट रेडियस है, फिर वैन डर वाल रेडियस है। ये वैन डर वाल का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा कि अगर हमारे पास दो जो है ना वो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारे पास लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती हैं, जैसे मैं क्लोरीन की बात करता हूँ, बच्चों को क्लोरीन के वाले से समझाता हूँ कि ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है और ये क्लोरीन का बड़ा दूसरा मॉलिक्यूल है, ये एक दूसरे से मैक्सिमम जितना भी करीब आ सकते थे आ गए हैं। गैसियस स्टेट में हमने इनको प्रेशराइज किया, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हुई, मैक्सिमम इतना करीब आ गए। उस वक्त बेटा इनके दरमियान सिर्फ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। उस वक्त इनके दरमियान ये देखें, ये न्यूक्लियस के अंदर दो एटम थे जिनके न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस जो है उसका हाफ करेंगे तो हमारे पास जो बनेगा वो है कोवलेंट रेडियस। ये तो कोवलेंट बॉन्ड के लिए था, इधर भी ऐसा ही, लेकिन इन दोनों एटम के दरमियान तो कोई बॉन्ड नहीं है। ये जो नॉन बॉन्डिंग एटम है इनके न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का हाफ कर लें, दैट इज कॉल्ड एज वैन डर वाल रेडियस। उसे बेटा वैन डर वाल रेडियस का नाम दिया जाएगा, जिसका साइज जो है वो कोवलेंट रेडियस से ज्यादा होता है और नेगेटिव आयन से कम होता है। तो ये हमारे पास एक इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया कि पॉजिटिव, फिर उसके बाद कोवलेंट रेडियस, फिर उसके बाद जो है ना वो हमारे पास वैन डर वाल और फिर एनायनिक, यानी कैटायनिक सबसे कम, एनायनिक सबसे ज्यादा। तो हमें ये देखना कि ये ऑर्डर किस ऑप्शन में मैच करता है। पहली ऑप्शन में तो मैच नहीं कर रहा क्योंकि वैन डर वाल सबसे स्मॉलर लिख दिया, बीटा में कोवलेंट सबसे स्मॉलर लिख दिया है, चार्ली में मैच कर बेटा आर पॉजिटिव है, फिर आर कोवलेंट है, फिर आर वैन डर वाल है, फिर आर नेगेटिव है, और ये बेटा मैच कर रहा है, डेल्टा भी मैच नहीं करता, तो इस एमसीक्यू का फिर चार्ली आंसर। बट आंसर एक्सप्लेनेशन में कोवलेंट रेडियस का, कोवलेंट और जो एनायनिक रेडियस का और वैन डर वाल रेडियस का सबकी डेफिनेशन जो मेंशन है जो मैंने भी आपको समझा दी है, तो फिर आंसर जो है वो चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट टॉपिक बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे मैंने कुछ बातें जो है उसके बारे में मेंशन की हैं। बेटा ये हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एनर्जी जो है वो इसमें रिक्वायर्ड होती है क्योंकि किसी भी एटम के वैलेंस शेल से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाह रहे होते हैं, तो फिर शर्त यह है कि वो आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसलिए एंडोथर्मिक प्रोसेस है
और जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो मेटालिक कैरेक्टर का इंडेक्स है। आयोनाइजेशन एनर्जी मेटालिक कैरेक्टर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतना मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसी तरह आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो एटॉमिक साइज के साथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं बच्चों को इस तरह से याद करवाता हूँ कि हमारी बुक में जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इसके अलावा लैटिस एनर्जी और जो हाइड्रेशन एनर्जी, ये सारी एटॉमिक साइज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शननल है, यानी जिनके एंड में वाई आ रहा है वो एटॉमिक साइज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। तो फिर ये एटॉमिक साइज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बेटा। एटॉमिक साइज और शील्डिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी शील्डिंग इफेक्ट के साथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। अब डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज भी बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? नंबर ऑफ शेल के बढ़ने की वजह से और शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने की वजह से। तो फिर शील्डिंग इफेक्ट और एटॉमिक साइज के साथ इनवर्सली, और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो अलोंग द पीरियड बढ़ता है, जिसमें नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ते, तो उसके साथ जो है ना वो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू होगी उतना ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी, यानी अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है और अलोंग द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, क्योंकि उसमें एटॉमिक साइज बढ़ रहा होता है तो ऑटोमेटिकली ये डिक्रीज हो जाएगी। और ये पेनिट्रेशन इफेक्ट जो उसमें भी जो ना इसका बड़ा इंपॉर्टेंट जो ना फैक्टर है, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन न्यूक्लियस की तरफ एस की होती है, तो एस की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। इसके लिए जो बड़ा यूनिट है वो किलो जूल पर मोल है, और इसमें पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा हीलियम की होती है, 2372 किलो जूल पर मोल, और सबसे कम जो है वो सीजियम की है, 376 किलो जूल पर मोल। और बेटा इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शन जो हैं वो यहाँ पे मैंने जो बता दी हैं। ये अलोंग द पीरियड, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के वाले से कि लिथियम से ज्यादा बेरिलियम की, क्यों? क्योंकि बेरिलियम का न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल है लिथियम के निस्बत, ठीक है, लेकिन बोरॉन पे आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। अब ये क्या चक्कर है? इसमें बेटा ये होता है कि बेरिलियम में जो ना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो सब शेल है वो फुली फिल्ड है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि जो सब शेल है वो स्टेबल हो गया। और जो बोरॉन है उसमें जो है ना वो 1s2 2s2 2p1, p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ना ये p फुली फिल्ड है ना ये हाफ फिल्ड है, दो तरह के शेल सब शेल स्टेबल होते हैं, जो फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड हो। तो यहाँ पे ये p जो है ना फुली फिल्ड है ना हाफ फिल्ड है, बल्कि पार्शली फिल्ड है, इसलिए ये लेस स्टेबल है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी, जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बोरॉन की कम हो जाती है। यानी लिथियम के बाद बोरॉन, बोरॉन से ज्यादा बेरिलियम, बेरिलियम के बाद फिर जो है ना वो कार्बन, जो कि न्यूक्लियस सब स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में फिर प्रॉब्लम आ जाती है। नाइट्रोजन 7 जो हमारे पास सब शेल है वो हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है तो स्टेबल है, ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए स्टेबल सब शेल में से। लेकिन ऑक्सीजन में ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन में पी पार्शली फिल्ड है, फुली फिल्ड भी नहीं है, हाफ फिल्ड भी नहीं है, लेस स्टेबल है, लेस आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इसमें होगी, इसलिए ग्राफ नीचे आ गया और एंड पे फिर नियॉन तक जो है वो इंक्रीज कर गया। इसी तरह बेटा थर्ड पीरियड में सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम से कम होती है एल्यूमिनियम की, फिर वही वाला प्रॉब्लम जो बेरिलियम बोरॉन में था वो यहाँ पे भी आ गया कि मैग्नीशियम में फुली फिल्ड सब शेल है और इसमें पार्शली फिल्ड सब शेल है, फिर सिलिकॉन फास्फोरस से ज्यादा, सल्फर पे कम, क्योंकि फास्फोरस में हाफ फिल्ड सब शेल है और सल्फर में पार्शली फिल्ड सब शेल है, देन आर्गोन तक ये इंक्रीज करती है। तो ये हमारे पास एक जो है ना वो ट्रेंड इसका बन गया, जो कि उसकी आप कह सकते हैं एक्सेप्शनल बिहेवियर। और ये सारी बातें जो है वो आपके सामने पहली स्लाइड जो है उसमें डेफिनेशन है आयोनाइजेशन एनर्जी की और उसके फैक्टर्स हैं जो मैंने अभी आपको बता दिए कि न्यूक्लियर चार्ज के साथ डायरेक्टली और एटॉमिक साइज और शील्डिंग इफेक्ट के साथ इनवर्सली, और आगे उसका जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है। फिर नेक्स्ट जो स्लाइड है बेटा उसमें वो जो ग्राफ है जो मैंने अभी आपको समझा दिया, ये जो स्लाइड उसमें एक ग्राफ बना हुआ, मैंने दो ग्राफ यहाँ पे जो ने एक्सप्लेन कर दी हैं। और जो नेक्स्ट स्लाइड है बेटा उसमें एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्केच शोन अबव, जो स्केच जो दिखाया गया था उसका ग्राफ का, उसके वाले से बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो कंक्लूजन बेटा उसके वाले से इंफॉर्मेशन है जो मैं भी आपको समझा चुका हूं। तो इसमें जो बातें हमने याद रखनी है, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, कि बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में नाइट्रोजन, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनकी जो है वो नोबल गैसेस की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होगी, क्योंकि इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वो सबसे ज्यादा हीलियम की है, बता दिए 2372, और सबसे कम सीजियम 376 किलो जूल पर मोल। एक और बात जो यहाँ पे याद रखनी है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। बेटा जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सेकंड से ज्यादा होगी, सेकंड जो है वो फर्स्ट वाले से ज्यादा होगी। इसी तरह बेटा एक और बात जो कि आपने याद रखनी है
कि जो फर्स्ट ग्रुप वाले हैं इनकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी पूरे प्रोडेबल में सबसे ज्यादा होगी। इसी तरह जो सेकंड ग्रुप वाले हैं इनकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बाकियों से ज्यादा होगी। यानी जो ना बाकी जो प्रोडेबल में जब हम कंपैरिजन करेंगे, जो हमारे पास जो थर्ड ग्रुप होगा उसकी फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। यानी जो एलिमेंट जिस ग्रुप में उसमें एक नंबर ऐड कर दें फर्स्ट वालों की, जैसे मैं बच्चों को सोडियम की एग्जांपल समझाता होता हूं कि सोडियम की फर्स्ट जो आयोनाइजेशन एनर्जी है बेटा वो होती है 496 किलो जाउल पर मोल, और सोडियम की ही सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो 4600 किलो जाउल पर मोल के इक्वल है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये सेकंड जो है वो तकरीबन 10 टाइम के करीब पहुंच गए। तो रीजन क्या है कि जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, अब वो स्टेबल गैस जो है ना वो कॉन्फिगरेशन अचीव कर लेता है, वो नियॉन जैसा बन जाता है, अब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ग्रुप की सबसे ज्यादा होगी। इस तरह सेकंड वालों की थर्ड, थर्ड वालों की फोर्थ, फोर्थ वालों की फिफ्थ एंड अप टू सो ऑन। जो नोबल गैसेज है उनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो ये एक ट्रेंड जो है वो आपने याद रखना बेटा, और इसमें हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि किसी भी एलिमेंट के आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से पता चल जाती है। तो फिर ये एक ट्रेंड हमारे पास आ गया बेटा। इसके वाले से एक एमसीक्यू है, क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एलिमेंट द सेकंड एलिमेंट हैज ग्रेटर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देन द फर्स्ट वन। कहते कौन से पेयर में सेकंड एलिमेंट की जो हमारे पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होगी पहले वाले से। तो बेटा पहली ऑप्शन है बेरिलियम बोरॉन। तो बेटा बेरिलियम बोरॉन में देखें बेरिलियम की ज्यादा बोरॉन की कम है। उसने क्या बाद वाले की जो ना पहले वाले से ज्यादा होनी चाहिए, तो बाद में बोरॉन आ रहा है, तो जबकि बेरिलियम की ज्यादा होती है तो पहली बात ठीक नहीं है। बीटा ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्सीजन। थोड़ा नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की ज्यादा ऑक्सीजन की कम है, तो ये वाली बात भी ठीक नहीं है। चौथी ऑप्शन नियॉन और हीलियम है। तो मैंने आपको बताया पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा हीलियम की है, नियॉन की बेटा उसकी बात आती है। हीलियम की 2372 है और नियॉन की जो है वो 2080 किलो जॉल पर मोल होती है। फिर ये हमारा आंसर हो सकता है। थर्ड ऑप्शन क्लोरीन ब्रोमीन है। क्लोरीन से नीचे होता है ब्रोमीन, डाउन द ग्रुप जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमेशा कम होती है, तो इसलिए ब्रोमीन की क्लोरीन से ज्यादा नहीं हो सकती। तो फिर हमारे पास एक ही पॉसिबल ऑप्शन है जो कि चार्ली है, तो इस एमसीक्यू का चार्ली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड। बेटा ये डेफिनेशन है आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो पहली ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बीटा ऑप्शन है लैटिस एनर्जी, चार्ली क्रिस्टल एनर्जी, डेल्टा ऑप्शन आयोनाइजेशन एनर्जी। तो फिर इस एमसीक्यू का डेल्टा आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज स्मॉलर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। कहते हैं किस एलिमेंट की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो स्मॉलर है। तो पहली ऑप्शन एल्यूमिनियम, बीटा मैग्नीशियम, चार्ली सल्फर, डेल्टा क्लोरीन। तो देखें हमारे पास ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है जिसमें हमें जो ऑप्शन प्रोवाइड की गई है उसमें हमें जो ना एल्यूमिनियम दिया गया, मैग्नीशियम दिया गया, सल्फर, क्लोरीन। बड़ा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर और क्लोरीन में सबसे ज्यादा जो है वो क्लोरीन की है, लेकिन सबसे कम जो है वो बेटा एल्यूमिनियम की बन रही है। तो उसने स्मॉलर पूछी थी तो फिर वो हमारे पास एल्यूमिनियम की बनी जो कि अल्फा ऑप्शन में मेंशन है, तो इस एमसीक्यू का अल्फा आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है अ सडन लार्ज डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ द सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ द एलिमेंट वुड बी एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट मैंने भी आपको बताया था कि किस ग्रुप की जो है ना वो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो बेटा वो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हैं जिनकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। रीजन क्या है बेटा, मैग्नीशियम की एग्जांपल समझते हैं कि मैग्नीशियम हमारे पास है। मैग्नीशियम को देखें बेटा, मैग्नीशियम के पहले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है और लास्ट वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप लास्ट शेल से 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेगा। जब आप एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव आयन जो बनेगा, अब ये एक नोबल गैस जैसा यानी नियॉन जैसा बन गया। अब इसमें से थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, फिर इसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो बेटा मैग्नीशियम की जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है बेटा वो होती है 738 किलो जॉल पर मोल। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इसकी 1451 किलो जॉल पर मोल है, और जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है मैग्नीशियम की वो 7730 किलो जॉल पर मोल है। तो इट मींस इसके सेकंड और थर्ड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जो कि कॉन्सेप्ट मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले समझा दिया था। अब जो उसने कहा कि कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सेकंड और थर्ड
आयोनाइजेशन एनर्जी में सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा या ह्यूज डिफरेंस होगा? तो पहले ऑप्शन है 1s2 2s2 2p6, ये बेटा नोबल गैस है, नोबल गैसेस की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है सबसे ज्यादा होती है, तो पहला तो आंसर नहीं हो सकता। बीटा ऑप्शन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ये टोटल 14 इलेक्ट्रॉन बनते हैं जो कि सिलिकॉन के लिए बेटा, तो ये भी आंसर नहीं बन सकता क्योंकि ये फोर्थ ग्रुप में है, इसकी तो फिफ्थ जो है ना वो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी। चौथी ऑप्शन है 1s2 2s2 3p6 3s2, ये मैग्नीशियम के लिए है, ये हमारा आंसर हो सकता है क्योंकि ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। और डेल्टा ऑप्शन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2 बड़ा स्कैंडियम के लिए है, तो ये तो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट नहीं है, तो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट सिर्फ 4 ही ऑप्शन है, फिर इस एमसीक्यू का 4 आंसर। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है बेटा उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पे लिखती हैं, अब इसको समझते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा एंडोथर्मिक भी हो सकती है, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। अभी मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो सकती है जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में। शर्त इसकी भी वही है, आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है बेटा वो हमेशा नेगेटिव होगी तमाम ग्रुप्स के लिए सिवाय सेकंड के लिए, फिफ्थ के लिए और जो ना एट्थ ग्रुप के लिए। सेकंड ग्रुप की जो स्टेबल हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो सकता, हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। और इसी तरह फिफ्थ ग्रुप में जो नाइट्रोजन है उसकी भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और जो एट्थ ग्रुप है नोबल गैसेस उनकी भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो नतीजा ये हुआ कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा, एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो इनके लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो नेगेटिव नहीं है बल्कि पॉजिटिव है, यानी इन तीन ग्रुप के लिए। बाकियों के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो नेगेटिव होती है, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हमेशा ही जो है ना वो पॉजिटिव होगी। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे एक एग्जांपल जो है हमने समझनी है। एग्जांपल यहाँ पे मैं ऑक्सीजन की समझा देता हूँ कि ऑक्सीजन में आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, ऑक्साइड आयन बनता है, तो पहले इलेक्ट्रॉन में ये एनर्जी रिलीज करता है -144 किलो जॉल पर मोल, ये उसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ गई। फिर उसी ऑक्साइड में आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं, ऑक्सीजन डायनेगेटिव आयन बनाते हैं, तो पॉजिटिव 780 किलो जॉल पर मोल हमारे पास एनर्जी आती है। अब ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि बेटा अब ये पहले था न्यूट्रल एटम, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एनर्जी रिलीज हुई, लेकिन अब एक नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, नतीजतन हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। अब ये प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक हो जाता है, यानी सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो फिर यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, ये एंडोथर्मिक भी हो सकती है, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। बेटा इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। एग्जांपल जो है वो ऑक्सीजन की यहाँ पे स्लाइड में आपके सामने शो हो रही है। फैक्टर जो है वो कौन से बेटा, तो फैक्टर्स में सबसे पहले नंबर पे वही वाली बात कि चूंकि इसके एंड पे वाई आ रहा है तो एटॉमिक साइज के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो शील्डिंग फैक्टर के साथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, न्यूक्लियर चार्ज के साथ भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यू कैन से दैट कि डाउन द ग्रुप जो है वो ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, और अलोंग द ग्रुप जो है ये इंक्रीज होती है क्योंकि एटॉमिक साइज जो है वो उसमें डिक्रीज आता है, तो फिर उसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से ये अलोंग द पीरियड इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे तीन फैक्टर्स हैं कि एटॉमिक रेडियस के साथ इनवर्सली, और न्यूक्लियर चार्ज के साथ डायरेक्टली, शील्डिंग फैक्टर के साथ इनवर्सली। इसी तरह स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि सेकंड ए हमारे पास आ गया, फिफ्थ ए आ गया, और जो एट्थ ए है इनमें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो जीरो या पॉजिटिव जो है ना वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसे कहा जाता है। बेटा इसके जो ट्रेंड है, ट्रेंड में बता चुका हूँ, उसमें स्लाइड में लिखा हुआ है कि अलोंग द पीरियड जो है इट इंक्रीजेस बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, और डाउन द ग्रुप जो है डिक्रीजेस बिकॉज द एटॉमिक साइज जो है एंड शील्डिंग फैक्टर इंक्रीजेस। बेटा जो स्ट्राइकिंग इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे ये है कि हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की अगर बात की जाए, हमारे पास जो सातवां ग्रुप है अगर मैं उसकी बात करूं तो बेटा याद रखिएगा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज्यादा क्लोरीन की है, ये -322 है, ये -349 है, ये -325 है, ये -290 है। अब सबसे ज्यादा क्लोरीन की वैल्यू है जो कि फ्लोरीन से ज्यादा बन रही है। यहाँ पे साइज फैक्टर, फ्लोरीन का साइज इतना स्मॉलर है, उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इतना डेंस होता है कि वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इसलिए ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं करता। क्लोरीन जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, इवन ब्रोमीन जो है वो ज्यादा एनर्जी जो है ना रिलीज करता है बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, यानी जो है पहले नंबर पे क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, देन फ्लोरीन, फिर आयोडीन। यही कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास छठे ग्रुप में भी है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद सल्फर है, फिर सिलीनियम है, फिर टेलोरियम है। तो सल्फर नंबर 1, उसके बाद सिलीनियम, फिर ऑक्सीजन और फिर टेलोरियम। इसी तरह जो है वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है,
और हमारे पास आर्सेनिक है, स्टीबियम है, तो इसमें भी फास्फोरस नंबर 1 और फिर आर्सेनिक, फिर नाइट्रोजन, देन स्टीबियम। तो भी हमारे पास जो कॉन्सेप्ट बना, अगर मैं इसको एक ऑर्डर की शक्ल में लिखना चाहूं तो ये बनता है कि क्लोरीन नंबर 1, फिर ब्रोमीन, देन फ्लोरीन, फिर आयोडीन। इसी तरह सल्फर नंबर 1, फिर सिलीनियम, फिर हमारे पास जो है ना ऑक्सीजन, और एट द एंड जो है वो हमारे पास इसमें टेलोरियम आएगा। इसी तरह जो हमारे पास 5वां ग्रुप है उसमें नंबर 1 पे फास्फोरस है, फिर आर्सेनिक है, और फिर नाइट्रोजन है, एंड देन जो है ना वो हमारे पास टीबियम आता है। तो ये एक ऑर्डर जो है ना वो आप कह सकते हैं एक्सेप्शनल बिहेवियर है, स्ट्राइकिंग इंफॉर्मेशन है, जो कि जो है ना वो इनके ग्रुप्स के हवाले से थी कि इनमें ये एक्सेप्शंस मौजूद हैं। बट इसके हवाले से कुछ एमसीक्यूज हैं। Which of the following element has greater negative first electron affinity? कहते हैं कौन से एलिमेंट की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, यानी ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। तो बेटा पहली ऑप्शन है कार्बन, बीटा ऑप्शन बोरॉन, चार्ली ऑप्शन लिथियम, डेल्टा बेरिलियम। बट इन सब की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हमारे सामने मौजूद है। वैसे कॉन्सेप्ट ये है कि लॉन्ग द पीरियड जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है। तो ये कार्बन, बोरॉन और लिथियम बेरिलियम ये सारे अलॉन्ग द ग्रुप हैं। तो फिर अगर मैं बात करूं कि जी हमारे पास जो है ना सबसे एंड पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है पीरियड में, तो बेटा हमारे पास कार्बन बनता है। तो वो कार्बन की देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू -123, बोरॉन की -33, लिथियम की -1.6, और जो बेरिलियम है वो +240। बेरिलियम जो कि सेकंड ग्रुप का है तो इनकी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, बाकी सबकी नेगेटिव है। तो फिर कार्बन जो है वो इसका आंसर होगा, उसकी ग्रेटर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, यानी ग्रेटर नेगेटिव वैल्यू है। तो इस एमसीक्यू का अल्फा आंसर। अब नेक्स्ट एमसीक्यू बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द गिवन एलिमेंट। मतलब कौन सा करेक्ट जो है ना वो इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी सबसे पहले नंबर पे वो एलिमेंट आएगा जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, एंड सबसे एंड पे सबसे कम वाला एलिमेंट आ जाएगा। बेटा यहाँ पे हमारे पास जो ना फ्लोरीन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी, नियॉन भी है। नियॉन नोबल गैस है, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो जीरो होती है, तो फिर इनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। जीरो से मुराद है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, यानी इनमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। नाइट्रोजन की जीरो है बेटा, नियॉन की पॉजिटिव है, तो फिर हमारे पास जो है ना वो नियॉन सबसे एंड पे आना चाहिए, क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे पहले वो आएगा जो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू रखेगा। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू बेटा हैलोजेंस की होती है, क्योंकि इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपने आखिरी शेल को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए रेडीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। तो फ्लोरीन नंबर 1 पे सिर्फ पहली ऑप्शन में, और कहीं भी फ्लोरीन नंबर 1 पे नहीं है। फ्लोरीन -322, ऑक्सीजन -141, ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे, फिर जो है ना वो हमारे पास नाइट्रोजन आना चाहिए, देन नियॉन आना चाहिए, जो कि अल्फा ऑप्शन में मेंशन है। तो फिर इस एमसीक्यू का अल्फा आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द एलिमेंट हैव पॉजिटिव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कहते हैं कौन से ग्रुप की जो पॉजिटिव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो ना वैल्यूज होती हैं। पहली ऑप्शन है 1 है, बीटा ऑप्शन है 2 है, चार्ली 6A, डेल्टा 3rd A। तो बेटा सेकंड ए वालों की पॉजिटिव जो ना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू होती है। तो फिर इस एमसीक्यू का बीटा आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज द कंपैरेटिवली स्मॉलर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कहते हैं किसकी वैल्यू सबसे कम है बेटा। तो बेटा हमारे पास जो ऑप्शन है, पहली ऑप्शन है फ्लोरीन, बीटा ऑप्शन है ब्रोमीन, चार्ली आयोडीन, डेल्टा क्लोरीन। तो इन सब की वैल्यूज जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। तो सबसे कम जो है वो हमारे पास आयोडीन की बन रही है। तो एमसीक्यू का चार्ली आंसर। अब नेक्स्ट टॉपिक को समझने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, बेटा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की डेफिनेशन आप जानते हैं, द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। अब बेटा ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एसोसिएटेड फॉर्म में यूज की जाती है, यानी अगर आप आयरन एनर्जी को देखते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देखते हैं, तो बेटा ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आइसोलेटेड फॉर्म में होती है, जिसके लिए आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए, लेकिन इसके लिए मॉलिक्यूल होना चाहिए। दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हो, उस वक्त एक एटम की वो पावर जिसे वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, उसको उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की ये तो होगी डेफिनेशन, स्लाइड आपके सामने है, उसमें उसने तमाम बातों को डिस्कस किया गया। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बेटा फ्लोरीन की होती है जो कि 4 है, और सबसे कम सीजियम की होती है जो कि 0.7 होती है। लेकिन हमें कम से कम जो है वो ये दो पीरियड याद होने चाहिए, सेकंड और थर्ड, जिसमें फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर 0.5 कम करते जाएं। 0.5 कम किया ऑक्सीजन 3.5, फिर 0.5 कम किया नाइट्रोजन 3, 0.5 कम किया कार्बन 2.5, फिर बोरॉन की 2, बेरिलियम की 1.5, लिथियम की 1। इस तरह यहाँ पे 0.5 का तो नहीं है, लेकिन जो ना वो वैल्यूज आपको अगर याद होंगी तो आपके लिए चीजों को समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। क्लोरीन 3.2 है, सल्फर 2.5 है, फास्फोरस 2.1 है, सिलिकॉन 1.8 है, एल्यूमिनियम 1.5 है,
और मैग्नीशियम 1.3 और सोडियम 0.9 है। यानी अल्कली मेटल्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है और जो हैलोजेंस है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। या आप ये कह सकते हैं कि हर पीरियड में मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हमारे पास जो है ना वो हैलोजेंस की होगी। तो फिर अगेन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं बेटा? तो सबसे पहले नंबर पे जो फैक्टर इफेक्ट करता है न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा, और एटॉमिक साइज के साथ ज़ाहिर एंड पे वाई आ रहा है, एटॉमिक साइज के साथ इसने भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना है। तो ये हमारे पास उसका एक आप कह सकते हैं फैक्टर्स आ गए। और उसका जो ट्रेंड है डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होती है, अलोंग द ब्रेड जो है वो इंक्रीज होती है, जैसे कि आपके सामने शो हो रहा है। देखें लिथियम से कम है जो है ना वो सोडियम की, बेरिलियम से कम है मैग्नीशियम की, बोरॉन से कम है एल्यूमिनियम की, एंड अप टू सो ऑन डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, अलोंग द ब्रेड इंक्रीज कर रही है बेटा। और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन में हमारे पास जितना ज्यादा जो है ना वो ईएन डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, उतनी ज्यादा बॉन्ड में पोलैरिटी होगी, उतनी ज्यादा इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होंगी, उतनी ज्यादा इंट्रामोलेक्युलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, यानी बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ जाएगी। बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है इसका बेटा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के। तो फिर हमें जो है ना वो आयन जो है ना वो आयनिक के कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। हमें ये पता चलेगा कि बॉन्ड आयनिक है या कोवेलेंट है, बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो भी हमने डिस्कस करनी है बेटा। जो नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है उसमें वैल्यूज हैं जो मैंने भी आपके सामने ये सारी बोर्ड पे मेंशन कर दी हैं, ये आपके सामने लिखी हुई हैं। जो ऑल द उसमें जो इन्फॉर्मेशन है कि स्ट्राइकिंग इन्फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं कि ऑल द मेटल्स हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 2, कि तमाम अल्कली मेटल्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है खास तौर पे वो लेस देन 2 होती है। और जो जो ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट की बढ़ती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उसकी इंक्रीज करती है। इसका कोई यूनिट नहीं होता और ये पोलैरिटी ऑफ डिफरेंट बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अब बेटा इसके वाले से कुछ एमसीक्यूज हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू? कहते हैं किस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी? पहली ऑप्शन है नाइट्रोजन, बीटा ऑप्शन ऑक्सीजन, चार्ली ब्रोमीन, डेल्टा कार्बन। बट यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बताया था फ्लोरीन की है, उसके बाद सबसे कम जो है जो उसके बाद फ्लोरीन के बाद सेकंड नंबर पे जिसे हम कहते हैं वो बेटा ऑक्सीजन है 3.5, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आप ऐसे कह सकते हैं। बट ऑक्सीजन जो है वो बीटा ऑप्शन मेंशन है, तो एमसीक्यू का बीटा आंसर। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल? कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है? अब ऑप्शन हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, बीटा ऑप्शन सल्फर ट्राइऑक्साइड है, चार्ली जो है वो हमारे पास BF3 है, डेल्टा NO है बेटा। तो कॉन्सेप्ट जरा समझिएगा बेटा, हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है BF3 है या AlCl3 आ गया, या फिर CCl4 को देख लें बेटा, SO3 को देख लें और NO आ गया जी। अब बेटा दो जो ना आपने बातें याद रखनी है, दो कॉन्सेप्ट याद रखना है जिनकी वजह से आप बॉन्ड की पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी के बारे में बता सकते हैं। एक होता है बॉन्ड का पोलर होना, एक होता है पूरे कंपाउंड का पोलर होना। बेटा कार्बन और ऑक्सीजन में ईएन डिफरेंस, कार्बन 2.5 ऑक्सीजन 3.5, इसमें चार्जेस आएंगे, बॉन्ड पोलर है, लेकिन ये एज ए होल कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर है। कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन पोलर गैस है। कैसे? बेटा इसमें दो शर्तें कि अगर सेंट्रल एटम के साथ तमाम बॉन्डेड एटम एक जैसे हैं, पहली शर्त, और दूसरी अगर उनका डायपोल मोमेंट जीरो है। ठीक है, वो डायपोल मोमेंट हमें कैसे पता चलता है? अगर सेंट्रल एटम के साथ तमाम बॉन्डेड एटम एक जैसे हैं और दूसरे नंबर पे कोई लॉन पेयर सेंट्रल एटम पे मौजूद नहीं है तो फिर उसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा और वो नॉन पोलर हो जाएगा। तो दो शर्तें, सेंट्रल एटम के साथ तमाम बॉन्डेड एटम सेम है और कोई लॉन पेयर नहीं है, सेंट्रल एटम के साथ तमाम बॉन्डेड एटम सेम है और सेंट्रल एटम पर कोई लॉन पेयर नहीं है, सेंट्रल एटम के साथ तमाम बॉन्डेड एटम सेम है और सेंट्रल एटम पर कोई लॉन पेयर नहीं है, तो फिर इन सब में हमारे पास जो कंपाउंड होगा वो नॉन पोलर होगा, लेकिन बॉन्ड्स पोलर होंगे, बॉन्ड्स की पोलैरिटी मौजूद होगी। वो बॉन्ड्स की पोलैरिटी जैसे बोरॉन जो है वो 2.0 है, फ्लोरीन 4.0 है, बॉन्ड तो अच्छा खासा पोलर है लेकिन कंपाउंड एज ए होल नॉन पोलर है। इस तरह CCl4 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, लेकिन इसमें क्योंकि हमारे पास जो है ना वो एक तो ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर भी मौजूद है, नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर मौजूद है, और दूसरा जो है वो ईएन डिफरेंस जो है वो भी 0.5 से ज्यादा है, और
तमाम बॉन्डेड एटम भी एक जैसे नहीं है, इसलिए ये चीज जो है वो पोलर होगी। तो उसने यही पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल, डेल्टा ऑप्शन है जो कि पोलर है, बाकी सारे नॉन पोलर है, तो इस एमसीक्यू का डेल्टा आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैज नो यूनिट, कहता है किस पीरियोडिक प्रॉपर्टी का कोई यूनिट नहीं होगा। पहली ऑप्शन है आयोनिक एनर्जी, इसका किलो जूल पर मोल होता है। बीटा ऑप्शन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका भी किलो जूल पर मोल होता है। चार्ली एटॉमिक रेडियस, ये पिकोमीटर में हम इसको मेजर करते हैं। और डेल्टा ऑप्शन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता, तो इस एमसीक्यू का डेल्टा आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कहता है किस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। पहली ऑप्शन है आर्सेनिक, बीटा ऑप्शन है सल्फर, चार्ली सिलिकॉन, डेल्टा फास्फोरस। बेटा सिलिकॉन फास्फोरस दोनों एक ग्रुप के नहीं है, जो हमारे पास आर्सेनिक और सल्फर ये भी एक ग्रुप के नहीं बन रहे, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारे पास तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, अलोंग द ब्रेड इंक्रीज करती है। तो हमने ये देखना है कि पीरियोडिक टेबल में टॉपर एलिमेंट में कौन आता है और टुवर्ड राइट कौन सा है। जैसे हमारे पास जो है वो सल्फर ऑक्सीजन के नीचे आता है, फास्फोरस के बाद है, और टॉपर एलिमेंट में भी आता है। इसी तरह आर्सेनिक और सिलिकॉन जो है वो एक तो शुरू में आते हैं और डाउन द ग्रुप भी आते हैं। तो फिर हमारे पास जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सल्फर की बनेगी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा राइट मोस्ट एलिमेंट आएगा, टॉपर एलिमेंट में भी आ रहा है, तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे ज्यादा जो कि 2.5 होती है। आंसर एक्सप्लेनेशन में इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी लिखी हुई है बेटा। आर्सेनिक की 2 है, सल्फर की 2.5 है, सिलिकॉन की 1.8 है, फास्फोरस की 2.1 है। वैसे तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी थी, सिर्फ आर्सेनिक की मेंशन नहीं थी, बाकी सारे लिखी हुई थी, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हमारे पास जो है वो आंसर सल्फर। नेक्स्ट एमसीक्यू है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वाले से कहते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताएं। पहली ऑप्शन है द मैक्सिमम EN इज दैट ऑफ फ्लोरीन इन द पीरियोडिक टेबल, कहते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में होती है, पहली बात ठीक है। बेटा द मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज दैट फॉर द सीजियम एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ये 0.7 होती है, सबसे कम बेटा यही है, तो ये भी ठीक है। चलिए इट हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं है, ये भी ठीक है। डेल्टा ऑफ इज प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इन द आइसोलेटेड फॉर्म, तो ये गलत है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इन द एसोसिएटेड फॉर्म, नॉट आइसोलेटेड। आइसोलेटेड आयोनाइजेशन एनर्जी है या जो है ना वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा एसोसिएटेड फॉर्म में होती है, आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होती, तो फिर इस एमसीक्यू का डेल्टा आंसर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एमसीक्यू है कंसीडर द फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंट एप्लीकेशन दी गई हैं। नंबर 1 पे है इफ EN डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम इज 0 और लेस देन 0.5 देन द बॉन्ड इज सेड टू बी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा अगर दो एटम में EN डिफरेंस 0.5 से कम हो या 0 हो तो फिर हम जो है ना उस कंपाउंड को, उस बॉन्ड को जो है ना बेसिकली नॉन पोलर कहते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है, पहली बात ठीक है। सेकंड है इफ EN डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम इज 1.7 then the bond is said to be 50% covalent and 50% ionic। अगर बेटा दो एटम में जो EN डिफरेंस है वो एग्जैक्टली 1.7 आ जाए तो 50% कोवेलेंट होगा, 50% आयनिक बॉन्ड होगा, तो सेकंड बात भी ठीक हो गई। थर्ड है इफ EN डिफरेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम इज 1.6 और लेस देन 0.5 देन द बॉन्ड इज सेड टू बी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा वो ये कह रहा है कि अगर दो बॉन्डेड एटम में डिफरेंस 1.6 से कम है और लेस देन 0.5 भी है, 1.6 से कम और 0.5 से कम, तो फिर वो कह रहा है कि उसको हम पोलर कहेंगे, तो ये गलत है बेटा। 0.5 से ज्यादा या 0.5 के इक्वल भी आ जाए 1.6 से कम तो फिर वो पोलर होगा। यानी आपको EN डिफरेंस जो है उसको इस तरह से याद करना है कि अगर EN डिफरेंस जो है वो 0.5 के इक्वल आ जाए, 0.5 से ज्यादा और मोर देन 1.6 हो, तो ये दोनों शर्तें जो हैं ये और लेस देन 1.6 हो, 1.6 से कम, 0.5 के इक्वल या 0.5 से ज्यादा हो, तो फिर बेटा बॉन्ड पोलर होगा। अगर EN डिफरेंस जो है वो लेस देन 0.5 हो गया तो फिर बॉन्ड नॉन पोलर होगा। तो ये नॉन पोलर और ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड 1.7 से कम होना चाहिए तब कोवेलेंट होता है, 1.7 से ज्यादा हो गया बड़ा आयनिक बॉन्ड हो जाता है। तो फिर जो थर्ड बात है वो इनकरेक्ट हो गई। और फोर्थ है इफ EN डिफरेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम इज ग्रेटर देन 1.7 देन द बॉन्ड इज सेड टू बी आयनिक इन नेचर। बेटा अगर EN डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो गया तो बॉन्ड आयनिक हो जाता है, फोर्थ बात भी ठीक है। अब पहली, दूसरी और चौथी ठीक है, थर्ड इनकरेक्ट है। क्वेश्चन विच वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी इनकरेक्ट है? तो बेटा थर्ड है, पहली ऑप्शन है 1 ओनली, बीटा ऑप्शन है 3 ओनली, चार्ली 2 एंड 4, डेल्टा 1 2 3 4, तो इस एमसीक्यू का फिर बीटा आंसर यानी थर्ड ओनली। अब बेटा कंपैरिजन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो बेटा इसमें देखें सबसे पहले तो डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और अब्सॉर्ब व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम।
तो ये तो ठीक है डेफिनेशन। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, जब भी दो एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो किसी एक एटम की वो पावर जिसे इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सेकंड पॉइंट है कि इट इज कंसर्न्ड विद अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन फॉर सिंगल गैसियस एटम। सिंगल गैसियस एटम जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और जो किसी ने बॉन्डेड एटम उसके अंदर जो ना किसी एक एटम की इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन है वो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। यानी एसोसिएटेड फॉर्म में एलिमेंट जो है वो जब इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट करते हैं उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूनिट जो है वो किलो जूल पर मोल है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डायरेक्टली मेजर की जा सकती है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली मेजर नहीं की जा सकती, एक रिलेटिव वैल्यू है। अब बेटा जो नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने वो है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के हवाले से एक एमसीक्यू है, एमसीक्यू में हम उसको डिस्कस करते हैं और फिर आगे उसके वाले से चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा जो हमारे पास कंपैरिजन है वो आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के वाले से है। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं और कोवलेंट बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी कहते हैं। बट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्टली मैच फॉर आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड एक्सेप्ट, कहते हैं तमाम स्टेटमेंट जो है करेक्टली मैच कर रही है सिवाय एक के। तो पहली ऑप्शन जो है वो आयनिक बॉन्ड के वाले से इट इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर इन द कंपाउंड। जो बेटा आयनिक बॉन्ड जो है वो एक एटम कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, दूसरा एटम कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। जैसे सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इन द कंपाउंड, तो ये तो ठीक हो गया। और उसी तरह जो अल्फा ऑप्शन हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड के लिए इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम, इसमें दो एटम एक दूसरे के साथ जो है ना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, म्यूचुअल शेयर करते हैं, तो ये वाली बात भी ठीक हो गई। बीटा ऑप्शन है आयनिक बॉन्ड में द माइग्रेटेड इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू ओनली वन ऑफ द टू बॉन्डेड एटम। बेटा जो माइग्रेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वो किसी एक एटम के साथ जो है ना वो उनका ताल्लुक होगा, वो एक एटम के साथ बिलोंग कर रहे होंगे। और जो इधर कोवलेंट बॉन्ड में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम के साथ बिलोंग करते हैं, तो ये वाली बात भी ठीक हो गई। आयनिक बॉन्ड में लिखा है कि इट इज डायरेक्शनल बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में लिखा है इट इज नॉन डायरेक्शनल, तो ये गलत है बेटा। जो आयनिक बॉन्ड है उसमें बच्चों को मैं इस तरह से समझाता हूं कि एक सोडियम ये पॉजिटिव आयन उसके इर्द गिर्द 6 क्लोराइड आयन होते हैं। यदि आपके सामने 4 बनाए, एक बोर्ड के सामने होता है और एक बोर्ड के बैक साइड पे, एक इधर और एक बैक साइड पे, ये टोटल 4 है, एक सामने एक बैक साइड पे, टोटल 6 हो गए। तो फिर डायरेक्शन जो है वो कौन सी कंसिडर करेंगे हम? देखिए इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होती है। अब इसके नेगेटिव तो चारों तरफ या 6 तरफ फैला हुआ है, यानी उसके दाएं तरफ भी है, बाएं तरफ भी, ऊपर भी, नीचे भी, सामने भी, बैक साइड पे भी है। तो फिर ये नॉन डायरेक्शनल और नॉन रिजिड बॉन्ड कहलाता है जो आयनिक बॉन्ड होता है। जो कोवलेंट बॉन्ड है वो डायरेक्शनल है। तो यहाँ पे चार्ली ऑप्शन इनकरेक्ट लिख दी या ऑपोजिट लिख दी कि उसने आयनिक बॉन्ड के नीचे डायरेक्शनल लिख दी है और जो कोवलेंट है उसके नीचे नॉन डायरेक्शनल लिख दिया। बेटा जो आयनिक बॉन्ड है वो नॉन डायरेक्शनल नॉन रिजिड है और जो कोवलेंट है वो रिजिड और डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। तो चार्ली इनकरेक्ट हो गया। डेल्टा है आयनिक बॉन्ड के लिए इट इज शोन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन द बॉन्डेड एटम, तो ये ठीक है। और कोवलेंट बॉन्ड में हम एक स्मॉल लाइन की मदद से कोवलेंट बॉन्ड को शो करते हैं, तो ये भी ठीक है। यानी अल्फा बीटा डेल्टा ठीक है। चार्ली इनकरेक्ट है तो एमसीक्यू का भी चार्ली आंसर। नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है उसमें इफेक्ट ऑफ आयनिक बॉन्डिंग एंड कोवलेंट बॉन्डिंग ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस पे जो आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड का जो इफेक्ट है वो क्या है? तो सबसे पहले आयनिक कंपाउंड, बेटा उसमें आयनिक बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं कोवलेंट बॉन्ड से और जो कोवलेंट बॉन्ड है वो वीकर होते हैं आयनिक बॉन्ड। पहली बात जो ना ये कंपैरिजन में आ गई। सेकंड है कि आयनिक बॉन्ड ज्यादातर सॉलिड स्टेट में होते हैं और कोवलेंट बॉन्ड ज्यादातर जो है वो गैस, लिक्विड या बहुत कम सॉलिड स्टेट में होते हैं। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। जो कोवलेंट कंपाउंड में जो हमारे पास नॉन पोलर है वो तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होंगे, जो पोलर है वो पोलर सॉल्वेंट में हल होंगे, यानी लाइक डिसॉल्व्स लाइक। और जो आयनिक कंपाउंड्स है वो फास्ट रिएक्शन देते हैं और जो कोवलेंट है वो स्लो रिएक्शन देते हैं, इसलिए हमें कोवलेंट कंपाउंड में जो है कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है। जो आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है 801 उसका डिग्री मेल्टिंग पॉइंट 1 जो है 801 उसका मेल्टिंग पॉइंट है और जो वाटर है वो कोवलेंट है तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री है। आयनिक कंपाउंड जो है वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं मोल्टन या सोल्यूशन फॉर्म में और कोवलेंट कंपाउंड जो है ये आमतौर पे नॉन कंडक्टर होते हैं। बड़ा कुछ एग्जांपल्स हैं जो ना वो आयनिक कंपाउंड के हवाले से, जिसमें एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की और कैल्शियम ऑक्साइड की है। सोडियम क्लोराइड में सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूजर है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेनर है, यानी जो कैटाइन बनेगा उसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम होगी और जो एनाइन बनेगा उसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। जैसे हमारे पास सोडियम और कैल्शियम, यहाँ पे दो उसने कंपाउंड लिया सोडियम क्लोराइड कैल्शियम ऑक्साइड, तो सोडियम
जो है ना वो कैटाइन बनाएगा, इसी तरह कैल्शियम कैटाइन बनाएगा। तो सोडियम की फर्स्ट जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 496 किलो जूल पर मोल है और कैल्शियम की भी इसी तरह कम है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। और दूसरी तरफ जो है ना वो हमारे पास सोडियम में क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन लूज जो है ना वो प्रोवाइड करना है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -349 है, ये हाई वैल्यू है। ऑक्सीजन की भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करके बॉन्ड बना लेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए दो शर्तें हैं, जो ना लो आयोनाइजेशन एनर्जी और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये दोनों फैक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये दोनों अप्लाई होंगे फिर आयनिक बॉन्ड जो है वो जल्दी बन जाएगा। अब बेटा इसी वाले से एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द एलिमेंट फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड विद ईच अदर, कहता कौन से ग्रुप जो है वो आपस में आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। पहले ऑप्शन है 1A2 है विद 6A एंड 7 है, कि 1A2 जो है वो आपस में 6 या 7 के साथ बॉन्ड बनाए, तो ये ठीक है बेटा। अभी हमने सोडियम क्लोराइड कैल्शियम ऑक्साइड की बात की, सोडियम जो है वो पहले ग्रुप का है, क्लोरीन जो है वो 7 ग्रुप का है, इसी तरह कैल्शियम सेकंड ग्रुप का, ऑक्सीजन 6 ग्रुप का है। तो 1A वाले 7A वालों के साथ या 6A वालों के साथ जो है ना आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, इसी तरह सेकंड ए वाले भी 6 और 7A वालों के साथ जो है वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। बीटा ऑप्शन है 3rd A 4th A विद 5th A एंड 6th A, आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, शेयरिंग करते हैं। जो चार्ली ऑप्शन है 1A विद 4th A, तो ये बेटा बॉन्ड नहीं बनाते, और जो डेल्टा ऑप्शन है 2nd A विद 8th A, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो फिर इस एमसीक्यू का अल्फा आंसर। जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, एन आयनिक कंपाउंड A पॉजिटिव B नेगेटिव इज मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म्ड व्हेन, कहता है जो आयनिक कंपाउंड है वो कब बनेगा, जब पहली ऑप्शन है The ionization energy of the A is high and electron affinity of B is low। मैंने भी आपको बताया बेटा कि जो पॉजिटिव आयन है उसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम होनी चाहिए, तो A चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, कैटाइन है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होनी चाहिए, तो यहाँ पे पहली ऑप्शन में हाई लिख दी। बीटा ऑप्शन में द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द A इज लो एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ B इज हाई, ये वाली बात ठीक है कि A की कम होनी चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी और B की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए, तो बीटा बात ठीक हो गई। 40 में लिखा है बोथ द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द A एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ B आर हाई, तो ये बेटा गलत है, दोनों तो हाई नहीं हो सकती हैं। और डेल्टा ऑप्शन है बोथ द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द A एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द B आर लो, तो दोनों भी कम नहीं हो सकती, तो बीटा इसमें करेक्टली मैच कर रहा है, तो एमसीक्यू का फिर बीटा आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ द आयनिक बॉन्ड्स एक्सेप्ट, कहते हैं तमाम आयनिक बॉन्ड के एग्जांपल्स हैं सिवाय एक के। पहले ऑप्शन है KBr, इसमें पोटेशियम पहले ग्रुप का है, ब्रोमीन 7वें ग्रुप का है, ये आयनिक बॉन्ड होता है। बीटा ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, इसमें कैल्शियम सेकंड ग्रुप का है, क्लोरीन 7वें ग्रुप का, ये भी आयनिक बॉन्ड है। 44 सोडियम ऑक्साइड है बेटा, सोडियम पहले ग्रुप का, ऑक्सीजन छठे ग्रुप का, ये भी आयनिक बॉन्ड है। डेल्टा ऑप्शन एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम तीसरे ग्रुप का, क्लोरीन 7वें ग्रुप का, तीसरे और 7वें का आपस में जो है ना वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ये आयनिक बॉन्ड नहीं होता, तो फिर इस एमसीक्यू का डेल्टा आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है इन HF बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 1.9, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस बॉन्ड, कहता है अगर HF की बात की जाए तो उसमें जो EN डिफरेंस है 1.9 है, तो फिर इस बॉन्ड की टाइप क्या होगी। फिर अभी हमने पढ़ा था कि अगर EN डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो जाए तो कोवलेंट जो ना कंपाउंड नहीं होता बल्कि आयनिक होता है, तो ये उसने पूछा कि HF जो है वो क्या बॉन्ड है बेटा। इसमें बेटा EN डिफरेंस एक्सेप्शनल केस को फॉलो कर रहा है, एक्चुअली BF3 हो गया या HF हो गया, इन दोनों में EN डिफरेंस जो है 1.7 से ज्यादा होता है, लेकिन इसमें BF3 तो नॉन पोलर है और HF जो है वो पोलर है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि दो एटम में अगर EN डिफरेंस जो है, अब दो ही एटम थे HF में, तो फिर इनमें क्या होता है, इनमें कुछ फैक्टर्स हैं कि अगर दो ही एटम है तो फिर सेंट्रल एटम हम किसी को नहीं कंसिडर कर सकते। फिर इसमें वो जो फैक्टर मैंने भी आपको बताया था कि सेंट्रल एटम के साथ तमाम बॉन्डेड एटम सेम होने चाहिए और सेंट्रल एटम पर लॉन पेयर नहीं होना चाहिए, वो फैक्टर यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ये पोलर है और अच्छा खासा पोलर कंपाउंड है, इसमें बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से ये एक वीक एसिड भी जो है ना वो बनता है। तो क्वेश्चन ये है कि इसका बॉन्ड क्या होगा। पहले ऑप्शन है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, बीटा ऑप्शन है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, चार्ली पाई बॉन्ड और डेल्टा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो बेटा ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि अल्फा ऑप्शन मेंशन है, तो इस एमसीक्यू का अल्फा आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है नो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड इज 100% आयनिक इन नेचर, दिस इज बिकॉज ऑफ, कहता है कोई भी आयनिक बॉन्ड दुनिया में 100% आयनिक नहीं है, ये क्यों है। पहले ऑप्शन है व्हेन कैटन एंड एनाइन अप्रोच ईच अदर पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस ओनली, जब कैटन एंड एनाइन एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनकी पोलराइजेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है, पोल्स बनने की एबिलिटी, पोलराइज होने की एबिलिटी ज्यादा होती है, पहली बात ठीक है। बेटा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस टू सम एक्सटेंट ओनली, बेटा कुछ एटम्स आपस में शेयरिंग भी शुरू कर देते हैं बजाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो ये वाली बात भी ठीक है। चार्ली हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन CSF ओनली, मतलब वो हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर CSF ओनली में होता है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि उसकी रीजन क्या है, रीजन जो है वो चार्ली ऑप्शन नहीं बन रही, तो रीजन पहले दोनों है, फिर डेल्टा इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, तो इस एमसीक्यू का डेल्टा आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है ऑल द आयनिक कंपाउंड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट, कहता है तमाम आयनिक कंपाउंड में तमाम प्रॉपर्टीज हैं सिवाय एक के। तो पहले ऑप्शन है दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, पहली बात ठीक है। बीटा ऑप्शन है दे आर इन द सॉलिड स्टेट, तो ये भी ठीक है बेटा।
क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। चार्ली है दे शो पॉलीमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म, बेटा ये पॉलीमॉर्फिज्म भी शो करते हैं, आइसोमॉर्फिज्म जो प्रॉपर्टीज है ये भी शो करते हैं, तो ये चार्ली बात भी ठीक हो गई। और डेल्टा दे आल्सो शो आइसोमरिज्म, तो आयनिक कंपाउंड आइसोमरिज्म शो नहीं करते, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इस एमसीक्यू का भी डेल्टा आंसर। नेक्स्ट स्लाइड बेटा जो आपके सामने वह आयनिक कैरेक्टर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में जो आयनिक कैरेक्टर बेटा उसकी पोलैरिटी की वजह से है, ईएन डिफरेंस जितना ज्यादा उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर जो है वो डेवलप होगा। तो फिर कोवलेंट बॉन्ड जो है वो दो टाइप में डिवाइड होता है, एक नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। इसका बड़ा कंपैरिजन है, पोलर बॉन्ड जो है वो दो डिफरेंट एटम में जो ना बॉन्ड जो डेवलप होता है कोवलेंट बॉन्ड, उसे हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और नॉन पोलर बॉन्ड जो है वो दो सिमिलर एटम में होगा जिनमें ईएन डिफरेंस जो है वो 0.5 से कम या बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे सेकंड जो इन्फॉर्मेशन पोलर बॉन्ड की लिखी, दिस बॉन्ड अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड अनइक्वली बाय द बॉन्डेड एटम। कहता पोलर बॉन्ड में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली शेयर नहीं हुए होते, और नॉन पोलर बॉन्ड में कि इन दिस बॉन्ड अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम। तो ये दोनों बातें ठीक हो गई। थर्ड है पोलर बॉन्ड के लिए कि बॉन्डेड एटम है पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। जो पोलर बॉन्ड होता है उसमें जो एटम्स बॉन्ड बना रहे होते हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पार्शियल के साथ लिखे जाते हैं, तो ये वाली बात भी ठीक है। और नॉन पोलर बॉन्ड में कोई पार्शियल चार्जेस शो नहीं किए जाते, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। और लास्ट जो है ना पोलर बॉन्ड के लिए कि मॉलिक्यूल्स हैविंग पोलर बॉन्ड मे और मे नॉट बी पोलर। कहते हैं ऐसे बॉन्ड या ऐसे कंपाउंड जिनमें मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड्स पोलर हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो कंपाउंड एज ए होल पोलर हो, वो नॉन पोलर हो सकता है, वो पोलर भी हो सकता है। तो ये फोर्थ बात भी ठीक हो गई। और नॉन पोलर बॉन्ड के लिए कि मॉलिक्यूल्स हैविंग नॉन पोलर बॉन्ड्स आर ऑलवेज नॉन पोलर, कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर नॉन पोलर बॉन्ड्स हों वो हमेशा नॉन पोलर ही होते हैं। इनकी एग्जांपल बेटा हमारे पास जो है वो वाटर की है, ये पोलर आ गया, और हाइड्रोजन नॉन पोलर, HCl पोलर, ब्रोमीन नॉन पोलर, हमारे पास जो है ना वो मिथाइल क्लोराइड पोलर, और कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइसल्फाइड जो है वो नॉन पोलर में आएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो इसके वाले से है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड एक्सेप्ट। कहते हैं तमाम बातें पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड के वाले से ठीक है सिवाय एक के। तो बेटा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के वाले से पहली जो ना वो कॉलम है, पहली ऑप्शन है कि इट इज कोवलेंट बॉन्ड व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन टू सिमिलर एटम और दोज हैविंग नेग्लिजिबली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। कहता है जो नॉन पोलर बॉन्ड है बेटा वैसे दो एटम के दरमियान है जो सेम एटम हो या जिनमें ईएन डिफरेंस जो है तकरीबन बहुत कम हो या जीरो के करीब हो, ठीक है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड में इट इज कोवलेंट बॉन्ड व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन टू डिसिमिलर एटम और दोज हैविंग एप्रिशिएबली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बट लेस देन 1.7। बड़ा कहते हैं कि जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है वो ऐसे दो एटम के दरमियान होता है जो डिफरेंट एटम होते हैं और उनमें जो ईएन डिफरेंस है वो तो ज्यादा होता है लेकिन 1.7 से कम होता है। तो पहली बात ठीक हो गई। नॉन पोलर के लिए बीटा ऑप्शन इट इज वीकर बॉन्ड, ठीक है। और पोलर बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है क्योंकि इनमें चार्जेस आते हैं, अट्रैक्शन आती है, आयनिक कैरेक्टर आता है जिनकी वजह से बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक हो गया। नॉन पोलर क्यों इट हैज नो पोलैरिटी, ठीक है। और जो चार्ली ऑप्शन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के लिए ऑलवेज पोलैरिटी इन द मॉलिक्यूल के, इसमें पोलैरिटी लाजमी मॉलिक्यूल में मौजूद होगी। पहली तीनों बातें ठीक हो गई। डेल्टा ऑप्शन है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के लिए कि इट इज मोर रिएक्टिव और पोलर के लिए इट इज लेस रिएक्टिव, तो ये गलत है बेटा। पोलर वाला ज्यादा रिएक्टिव होता है, नॉन पोलर वाला लेस रिएक्टिव होता है, तो डेल्टा बात ऑपोजिट लिख दी है, इनकरेक्ट हो गई, करेक्टली मैच नहीं कर रही, तो एमसीक्यू का भी डेल्टा आंसर। अब नेक्स्ट जो है बेटा टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बेटा हमेशा दो ऐसे स्पीशीज में होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो और दूसरा इलेक्ट्रॉन रिच हो, ताकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करे दूसरा एक्सेप्ट कर ले और जो ना एक लुईस बेस बन जाए, एक लुईस एसिड बन जाए। तो उसने पूछा है कि इसके वाले से एमसीक्यू है कि मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट NH3 और BF3। NH3 बेटा इलेक्ट्रॉन डोनर है, BF3 इलेक्ट्रॉन गेनर है। NH3 बिफोर रिएक्शन इज इन द गैसियस स्टेट, जो NH3 रिएक्शन से पहले गैसियस स्टेट में होता है, बिल्कुल ठीक है। बीटा ऑप्शन है BF3 बिफोर रिएक्शन इज इन द गैसियस स्टेट। बीटा ऑप्शन जो है वो उसने बताया कि BF3 भी रिएक्शन से पहले गैसियस स्टेट में होती है, तो ये भी ठीक है। चौथी एडक्ट प्रोडक्ट इज इन द सॉलिड स्टेट, जो एडक्ट बनता है वो सॉलिड स्टेट में होता है बेटा। इस तरह से बनता है वो कि हमारे पास जो है वो NH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और BF3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये गेनर है लुईस एसिड, ये लूजर है डोनेट करने वाला है, ये लुईस बेस जो है वो बनता है। तो यहाँ पे इन दोनों के मिलने से जो एडक्ट बनता है उसे हम तो ये कहते हैं कि वो सॉलिड स्टेट में होता है, बिल्कुल ठीक है। और डेल्टा ऑप्शन इट इन्वॉल्व आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन NH3 एंड BF3। कहता है कि इसमें आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड होता है NH3 और BF3 के दरमियान, तो बड़ा ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये आयनिक या कोवलेंट नहीं कहेंगे, तो ये डेल्टा बात इनकरेक्ट हो गई, तो एमसीक्यू का भी डेल्टा आंसर। मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मॉडर्न थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है। इसमें बड़ा हमारे पास जो सबसे पहले नंबर पे है वो वैलेंस स्टेरली इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, जिसको वैसे पर थ्योरी कहा जाता है। ये मैंने उसके वाले से कुछ बातें जो मेंशन कर दी हैं,
अब बेटा इसके कुछ पॉस्टुलेट्स हैं और कुछ लिमिटेशंस हैं। स्लाइड में आपके सामने जो है इसकी जो ना सारी इंफॉर्मेशन है। इस तरीके बेटा सबसे पहले जो है वो नीलहोम और गिल्स्पी ने पुट फॉरवर्ड किया और इनके मुताबिक जो है वो इलेक्ट्रॉन जो पेयर हैं वो अराउंड द सेंट्रल एटम अपने आप को अरेंज करते हैं और उससे डिफरेंट शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो हमारे सामने आती हैं। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली ये बताता है कि जैसे किसी भी चीज की स्टेबिलिटी उसकी शेप के साथ एसोसिएटेड है, इस तरह से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी उनकी शेप के साथ एसोसिएटेड है। और इसकी डिफरेंट टाइप उसने समझाई। इनमें कुछ पॉस्टुलेट जो है वो हमारे सामने है। पहले नंबर पे पॉस्टुलेट जो है वो ये है कि जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है वो डिटरमिन होती है बाय द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर हो, यानी जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर है दोनों टेक पार्ट इन डिसाइडिंग द शेप और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, कि दोनों ही जो है ना वो उसकी ज्योमेट्री को डिसाइड करने में अहम किरदार अदा करते हैं या दोनों टेक पार्ट करते हैं इन डिसाइडिंग द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। फिर हमारे पास जो है वो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर ट्राई टू रिमेन अवे फ्रॉम ईच अदर इन ऑर्डर टू मिनिमाइज रिपल्शन बिटवीन देम। इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से मैक्सिमम दूर जाना चाहते हैं ताकि वो रिपल्शन मिनिमाइज कर सके। बच्चों को समझाने के लिए मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास अगर फर्ज करें कि दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं और आप उन्हें छुड़वाना चाहते हैं तो आप उन्हें मैक्सिमम डिस्टेंस पे ले जाएंगे। वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे ले जाने का मतलब यह है कि उनमें लड़ाई कम से कम हो, उनमें रिपल्शन कम से कम हो। इस तरह इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो उनके ऊपर भी चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे से मैक्सिमम दूर जाना चाहते हैं ताकि उनकी रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए और इस वजह से वो डिफरेंट शेप्स को जो ना अडॉप्ट करते हैं। जो तीसरा पॉइंट था वो ये था कि लोन पेयर कॉजेज मोर रिपल्शन एंड ऑक्यूपाई मोर स्पेस, के वो ज्यादा रिपल्शन कॉज करता है और ज्यादा जो ना स्पेस ऑक्यूपाई करता है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर लेस स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कॉजेज लेस रिपल्शन करता है। और इसका जो ऑर्डर बेटा लोन पेयर आपस में सबसे ज्यादा रिपल्शन कॉज करते हैं या सबसे ज्यादा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन दूसरे नंबर पे आती है और सबसे कम रिपल्शन बॉन्ड पेयर के आपस में होती है। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है इट ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन सिंगल बॉन्ड। एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है कि ये थ्योरी ये कहती है कि ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड कोई लहजा से बॉन्ड्स नहीं है। तो ये कहती है कि जो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो ट्रिपल है, जो से कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो डबल है, जो सबसे कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो सिंगल बॉन्ड है। तो ये सब बॉन्ड्स को सिंगल बॉन्ड की टर्म में ही कंसिडर करती है ये जो वेसिपर थ्योरी है। इसके कुछ लिमिटेशन है बेटा। लिमिटेशन में यहाँ पे जो पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं वो ये है कि दिस थ्योरी प्रेडिक्ट्स एंड एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल बट डज नॉट गिव रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। कहते ये इंफॉर्मेशन तो देती है कि मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी लेकिन ये नहीं बताती कि उस बॉन्ड को बनने की रीजन क्या है। और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर सिस्टम पे अप्लाई नहीं होती, जैसे हाइड्रोजन है, HCl है, HF है, इन पे ये अप्लाई नहीं होती। इसके अलावा ये ट्रांजिशन एलिमेंट पे भी एप्लीकेबल नहीं होती। बेटा इसी वाले से MCQ है कि वेसिपर थ्योरी इज बेस्ड ऑन द पोस्टुलेट एक्सेप्ट। कहते हैं ये उसके पोस्टुलेट्स हैं, सारे पोस्टुलेट हैं सिवाय एक के। पहले ऑप्शन है बोथ द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर डिटरमिन ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, पहली बात ठीक है। बेटा लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर, ये वाली बात ठीक है। चार्ली 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड कंटेन हायर चार्ज डेंसिटी, ये वाली बात भी ठीक है बेटा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और डेल्टा ऑप्शन है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर नॉट ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड। तो ये गलत है बेटा, मैंने भी आपको बताया कि डबल और ट्रिपल ये सारे सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट किए गए अकॉर्डिंग टू वेसिपर थ्योरी। तो डेल्टा बात फिर इनकरेक्ट हो गई, तो MCQ का भी डेल्टा आंसर। नेक्स्ट MCQ अकॉर्डिंग टू द वेसिपर थ्योरी द शेप एंड बॉन्ड एंगल्स ऑफ द कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन। तो वेसिपर थ्योरी के मुताबिक जो शेप और बॉन्ड एंगल्स हैं कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं। पहली ऑप्शन है नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड ईच सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड करते हैं कि हर सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं जो कि बॉन्ड बनाने में हेल्प कर रहे हैं। और बीटा वेदर दीज पेयर्स आर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर हो, जो उसकी शेप को इफेक्ट करेंगे। और चार्ली ऑप्शन है लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस स्लाइटली क्लोजर टू द न्यूक्लियस ऑफ द सेंट्रल एटम। कहते जो लोन पेयर है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, लेकिन कहता है न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोजर होगा। बट अगर वो स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा तो न्यूक्लियस के क्लोजर नहीं होगा बल्कि न्यूक्लियस से थोड़ा दूर चला जाएगा। तो फिर ये वाली बात जो है चार्ली इनकरेक्ट हो गई। तो डेल्टा इसका आंसर होगा बेटा बोथ ए एंड बी, क्योंकि पहले दोनों बातें ठीक है क्योंकि ये जो ना वो दोनों चीजें उसकी शेप को बनाने में हेल्प करती हैं, जो उसके बॉन्ड एंगल्स हैं और उसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। फिर इस MCQ का डेल्टा आंसर। बेटा नेक्स्ट MCQ को सॉल्व करने से पहले हमने कुछ यहाँ पे चीजें मेंशन कर दी हैं, उनकी एग्जांपल्स भी लिख दी है मैंने। उनके नंबर बॉन्ड पे लोन पेयर भी हैं, बॉन्ड एंगल्स भी हैं, शेप भी है, उन शेप के नेम भी है और टाइप्स भी हैं। इनको AB2 भी कहा जाता है बेटा और इसको AX2 भी कहा जाता है। A फॉर द सेंट्रल एटम और B फॉर द बॉन्डेड एटम। वो बॉन्डेड एटम जो है वो X भी हो सकता है, B भी हो सकता है। अगर एक सेंट्रल एटम है और दो बॉन्डेड एटम है तो फिर इनमें जो एंगल बनेगा वो 180 होगा और जो शेप होगी वो लीनियर शेप कहलाएगी। इसमें दो बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड बेटा इसकी एग्जांपल्स हैं, ये लीनियर शेप को फॉलो करते हैं। फिर
हमारे पास AB3 टाइप जिसमें 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, ये शेप जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर कहलाती है और इसका एंगल 120 डिग्री होता है बेटा। इसमें 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, कोई लॉन पेयर नहीं होता। BF3 AlCl3 इसकी एग्जांपल्स हैं और ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप को फॉलो करते हैं। अब इसी के आगे एक और टाइप है AB2L टाइप, इसको हम जो है ना वो AX2L टाइप भी कहते हैं या इसको AX2E टाइप भी कहा जाता है। E फॉर इलेक्ट्रॉन पेयर जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, L फॉर लॉन पेयर। तो AB2L AX2L या AX2E टाइप इसे कहा जाता है। अब इसकी जो शेप है बेटा, लॉन पेयर क्योंकि ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ज्यादा रिपल्शन कॉज करता है, ये अगर इस बॉन्ड पेयर की जगह लॉन पेयर आ जाए तो वो क्या करेगा, इनको रिपेल करेगा, एंगल लेस देन 120 हो जाएगा। इसमें 2 बॉन्ड पेयर आ गया, एक लॉन पेयर आ गया। इसकी एग्जांपल SnCl2 है, PbCl2 है, SO2 है। इनकी जो शेप्स होती है बेटा वो बेंट शेप होती है, ये इस तरह से बनती है। ये SO2 हमारे पास आ गई, इसी तरह SnCl2 ये बेंट शेप भी कहलाती है, इसको V शेप भी कहा जाता है, इसको एंगुलर शेप भी कहा जाता है। बेटा नेक्स्ट टाइप हमारे पास है AB4 टाइप। AB4 टाइप में 4 बॉन्डेड एटम होते हैं और कोई इसमें लॉन पेयर नहीं होता। इसकी जो शेप है वो टेट्राहेड्रल कहलाती है। टेट्रा 4 को कहते हैं, हेड्रल साइड को कहते हैं 4 साइड्स वाला, 4 साइड्स वाला। इसका एंगल 109.5 है। ये बड़ा 3 डायमेंशनल होता है, बोर्ड पे नहीं बनाया जा सकता, इसको इसी तरह से बोर्ड पे मेंशन किया जाएगा। 4 बॉन्ड पेयर, कोई लॉन पेयर नहीं है। CH4 SiCl4 बेटा इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं। ये टेट्राहेड्रल शेप को फॉलो करेंगे। अब इसी के आगे 2 टाइप्स हैं, एक AB3L जिसको मैंने बताया था कि आप इसको AX3L या AX3E से भी शो कर सकते हैं। इसमें 3 बॉन्ड पेयर होंगे, एक लॉन पेयर होगा। अब अगर इन 3 बॉन्ड पेयर की शेप को देखा जाए तो ये एक ट्राइगोन शेप बनती है नीचे की तरफ और उसके ऊपर एक पिरामिड बनता है, तो इसका पूरा नाम है ट्राइगोनल पिरामिडल और इसका एंगल 107.5 क्योंकि एक लॉन पेयर आ गया, लॉन पेयर ने उसको स्क्वीज किया, दबाया, एंगल 109 से कम होकर 107.5 पे आ गया। यानी मैं बच्चों को ये कहता हूं कि बॉन्ड एंगल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लॉन पेयर के साथ। लॉन पेयर ज्यादा करते जाएं बॉन्ड एंगल कम होता चला जाएगा। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कोई जो ना वो लॉन पेयर नहीं था और यहाँ पे लॉन पेयर आ गया, यहाँ एंगल 120 लेस देन 120। यहाँ पे कोई लॉन पेयर नहीं था, एक लॉन पेयर आया, एंगल 107.5 पे आ गया। 3 बॉन्ड पेयर, एक लॉन पेयर NH3 और PH3 इसकी एग्जांपल में आता है बेटा। इसकी शेप ट्राइगोनल पिरामिडल शेप कहलाती है। और लास्ट है AB2L2, इसको AB2X2 भी कहते हैं, AX2 जो ना वो E2 भी कहा जाता है। तो ये जो इसमें 2 बॉन्ड पेयर, 2 लॉन पेयर आ जाएंगे। इसकी जो शेप है बेटा वो V शेप, बेंट या एंगुलर कहलाती है, V शेप भी कहते हैं। एंगल जो है ना इसका 104.5 क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर जो ना वो रह गए हैं, 2 लॉन पेयर हैं, लॉन पेयर ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम, एंगल कम हुआ। 2+2 यानी 2 लॉन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, वाटर इसकी एग्जांपल में आते हैं, H2S इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं बेटा। तो ये वो कंपाउंड्स, वो वाली सारी एग्जांपल्स हमारे पास आ गई जो कि वेसिपर के हवाले से थी बेटा। अब अगर हम इसको देखते हैं, इसकी जो ना वो इससे रिलेटेड MCQ को देखते हैं, तो MCQ बेटा आपके सामने है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द वेसिपर। वेसिपर थ्योरी के वाले से कहता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताएं। तो बेटा पहली ऑप्शन है बेरिलियम क्लोराइड, आगे उसकी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp है बेटा और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर जो है वो 2 है और नंबर ऑफ लॉन पेयर 0 है। AX2 या AB2 टाइप, एंगल 180, लीनियर शेप, पहली बात ठीक है। बीटा ऑप्शन है BF3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन है बेटा। अभी मैं हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक हम इसको जो ना समझते हैं कि जितने बॉन्ड पेयर होते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर, अगर आंसर जो है वो 4 आ जाए तो sp3, अगर 3 आ जाए sp2, अगर 2 आ जाए तो sp। तो जैसे हमारे पास BF3 है, उसमें हमारे पास जो है ना वो यहाँ पे मैंने यहाँ बनाया था, ये 3 बॉन्ड पेयर है, लॉन पेयर कोई नहीं है, तो 3 आंसर आ गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन BF3 में होगी। बेरिलियम क्लोराइड में 2 जो ना वो हमारे पास बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर कोई नहीं होता, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो पहले ऑप्शन में बेरिलियम क्लोराइड के साथ sp यही लिखा गया था और बीटा ऑप्शन में BF3 के साथ sp2 इसी वाले से लिखा गया है। इसमें 3 बॉन्ड पेयर है, लॉन पेयर कोई नहीं है, AX2 या AB जो ना वो AX3 या AB3 टाइप है और एंगल 120 है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप है। चौथे ऑप्शन है SO2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन मेंशन की गई है। बड़ा देखें SO2 में जो हमारे पास पाई बॉन्ड्स हैं वो तो काउंट ही नहीं करना है, सिग्मा बॉन्ड 2 हैं और एक लॉन पेयर है, 2 यानी 1 और ये एक लॉन पेयर भी काउंट होगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, आंसर है 3, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है, वो यहाँ पे जिसने मेंशन किया चार्ली ऑप्शन में उसने लिखा हुआ sp2, बिल्कुल ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 3 लिख दी है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर यहाँ पे बेटा 2 हैं
और लॉन पेयर 1 है। तो फिर ये जो ना बॉन्ड पेयर यहाँ पे 3 लिख दिए, इनकरेक्ट हो गया। और आगे टाइप उसकी AX3 लिखी हुई है। बेटा वो जो टाइप है SO2 की जो टाइप है वो यहाँ पे मैंने मेंशन की है, वो AB2L या AX2L या AX2E टाइप बनती है, जो कि यहाँ पे AX3 लिख दी है। एंगल 120 जो कि लेस देन 120 होना चाहिए था। यानी चार्ली बात जो है उसकी शेप ठीक लिखी हुई है एंगुलर, बाकी बातें इनकरेक्ट लिखी हुई हैं। हाइब्रिडाइजेशन ठीक है, जो उसके नंबर बॉन्ड पे लॉन पेयर और उसकी टाइप और एंगल इनकरेक्ट हो गया, तो फिर चार्ली इनकरेक्ट हो गया बेटा। डेल्टा NH3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी 3 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर, टोटल आंसर 4। sp3 हाइब्रिडाइजेशन सही है, 3 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर है। LAX3 यानी AX3 L भी कह सकते हैं, LAX3 भी कह सकते हैं। एंगल 107.5 है, पिरामिडल शेप है, तो ये भी ठीक है। अल्फा बीटा डेल्टा ठीक है, चार्ली इनकरेक्ट है, तो इस MCQ का चार्ली आंसर। नेक्स्ट MCQ है, अकॉर्डिंग टू द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी द रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर इन द ऑर्डर। मतलब वैसे पर थ्योरी में तो भी कहता है तो जो रिपल्सिव ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन पेयर जो भी जो सेंट्रल एटम के अराउंड होते हैं, चाहे वो लॉन पेयर हो बॉन्ड पेयर हो, तो उनका ऑर्डर क्या है बेटा। तो सबसे पहले नंबर पे लॉन पेयर, फिर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर लॉन पेयर जो है ना वो एंड हो जाएगा, फिर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आ जाएगी। तो सबसे पहले नंबर पे लॉन पेयर है, फिर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर है और एंड पे बॉन्ड पेयर है। तो पहले ही मैच कर गया, क्योंकि बीटा में पहले बॉन्ड पेयर की रिपल्शन सबसे ज्यादा मेंशन कर दी, गलत हो गया। चार्ली में लॉन पेयर नंबर 1 पे आ गया, ये भी गलत। और डेल्टा ऑप्शन में लॉन पेयर ये भी गलत। तो फिर पहली ऑप्शन में लॉन पेयर, फिर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर और एंड पे बॉन्ड पेयर की रिपल्शन आती है। तो इस MCQ का अल्फा आंसर। फिर अब नेक्स्ट थ्योरी को समझने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, बड़ा नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है वेलेस बॉन्ड थ्योरी। वेलेस बॉन्ड थ्योरी जो है वो बेसिकली ये कहती है कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा। ये कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, जिसकी ज्योमेट्री के बारे में इतनी जो है ना वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। बड़ा थ्योरी के कुछ पॉस्टुलेट आपके सामने है कि कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म मोलेकुलर ऑर्बिटल। कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, पहली बात ठीक है। फिर है एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड टू गेट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे ताकि वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना सकें, ठीक हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके जो है ना वो ये उसने मेंशन किए हैं कि ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग ओवरलैपिंग शुड बी हाफ फिल्ड, कि जो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करे वो हाफ फिल्ड होने चाहिए, यानी फुली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, ठीक हो गया जी। सेकंड है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल शुड कंटेन द इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन। कहते हैं जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे उनकी स्पिन जो है ना वो पैरेलल होनी चाहिए विद द पैरेलल स्पिन या ऑपोजिट स्पिन आप उसे कह लें, तो एक दूसरे के साथ होनी चाहिए ताकि वो जब आपस में बॉन्ड बनाए तो उनका जो एटॉमिक ऑर्बिटल बने उसमें वो पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएं। थर्ड है स्ट्रेंथ ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, फॉर एग्जांपल एक्सियल और लेटरल ओवरलैपिंग। कहते हैं जो कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो उनकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करती है, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। और अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है ना वो आपस में ओवरलैप करते हैं हॉरिजॉन्टली तो बॉन्ड जो बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, और अगर वो पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं जैसा 5वां पॉइंट में मेंशन किया गया कि इफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप साइडवाइज अबव एंड बिलो देन द बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। ये बेटा देखिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर ये दूसरे के जो ना बिल्कुल हेड ऑन अप्रोच है, जैसे दो गाड़ियां एक दूसरे के साथ बिल्कुल उनका जो ना माथे से माथा टकराए तो उसको हेड ऑन कोलिजन हम कहेंगे। तो ये हेड ऑन अप्रोच इसमें हम ये कहेंगे कि ये लीनियरली या हॉरिजॉन्टली अप्रोच कर रहे हैं, इसमें बेटा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और जो साइड वाइज ओवरलैप है उसमें दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के करीब इस तरह से आएंगे कि उनकी पैरेलल ओवरलैपिंग होगी, तो पैरेलल ओवरलैपिंग में अबव और बिलो दो साइड जो है वो मिलेंगी। जैसा ये दोनों अगर आपस में मिले ऐसे और ऐसे तो ये पॉसिबल है, और फिर ये इस तरह से पाई बॉन्ड बन जाएगा। जो लाइन इनके न्यूक्लियाई को ज्वाइन कर रही है उसके अबव और बिलो जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। तो ये उसका हो गया 5वां पॉइंट। और 6 पॉइंट है सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड, कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड की निस्बत। और जो 7th पॉइंट है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द SS एंड SP ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज सिग्मा, के SS और SP में हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और इनकी जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है बेटा वो आपके सामने है कि PP की ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा, उसके बाद SP की सबसे कम SS की ओवरलैपिंग होती है, तो सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड भी PP का बनेगा जो कि हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग से बनेगा। और जो 9th नंबर पे है का सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, के हमेशा जो सिंगल बॉन्ड होगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होगा, और जो एक से ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उसमें पहला सिग्मा और बाद वाले पाई बॉन्ड्स कंसीडर किए जाएंगे। और लास्ट पॉइंट है कि ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, कि जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं सारे सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। बेटा इसके वाले से जो ना सिग्मा और पाई बॉन्ड के डिफरेंस के वाले से MCQ है। क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन द सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड एक्सेप्ट। कहते सारी बातें ठीक है सिग्मा और पाई बॉन्ड के वाले से सिवाय एक के। पहली ऑप्शन है सिग्मा बॉन्ड इट इज फॉर्म्ड बाय द लीनियर ओवरलैपिंग
ऑफ द टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, जो बेटा ये लीनियर ओवरलैपिंग से मिलने से जो ना ओवरलैपिंग से बनता है, और पाई बॉन्ड जो है वो पैरेलल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग के नतीजे में बनता है। पहली बात ठीक हो गई। बीटा ऑप्शन है सिग्मा बॉन्ड में इट हैज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो ये गलत है बेटा। सिग्मा बॉन्ड में जब भी दो एटम एक दूसरे के साथ जो है ना कंबाइन करते हैं तो उनमें जो रोटेशन होती है वो बहुत फ्री रोटेशन होती है। जो पाई बॉन्ड है वो चूंकि इस तरह से बनता है कि जैसे ये दो हाथ जो है मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, ये दोनों हाथ एक दूसरे के बिल्कुल इस तरह से पैरेलल हैं जैसे रेल की पटरियां, ये जब एक दूसरे की तरफ बेंड होते हैं तो पाई बॉन्ड बनाते हैं। अब इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, ये रोटेट नहीं कर सकेंगे। अगर रोटेट करना चाहते हैं फिर हमें पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। पाई बॉन्ड इतना भी वीक नहीं होता कि इस रोटेशन में टूट जाए, फिर ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का बायस बनता है, जिसकी वजह से सिस और ट्रांस जो है वो हमें जो ना उसके आइसोमर्स मिलते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ के आते हैं। तो फिर सिग्मा बॉन्ड में उसने लिख दिया कि इट हैज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो ये गलत है। सिग्मा में फ्री रोटेशन होती है और पाई बॉन्ड में लिख दिया इट हैज फ्री रोटेशन अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो ये दोनों बातें एक दूसरे के ऑपोजिट लिख दी गई हैं, यानी इनकरेक्ट हो गई, करेक्टली मैच नहीं कर रही। चौथी ऑप्शन है सिग्मा बॉन्ड के लिए इट हैज वन लोब ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एक ही लोब होता है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, और जो पाई बॉन्ड है इसमें दो लोब होते हैं, अबव और बिलो, तो ये दोनों चीजें जो है वो मेंशन कर दी गई हैं, तो चार्ली बात ठीक हो गई। और डेल्टा ऑप्शन है सिमेट्रिकल चार्ज डेंसिटी, सिग्मा बॉन्ड में सिमेट्रिकल चार्ज डेंसिटी होती है और पाई बॉन्ड में अनसिमेट्रिकल जो है वो चार्ज डेंसिटी होती है, तो ये डेल्टा बात भी ठीक हो गई, यानी बीटा के अलावा सारी बातें ठीक है, फिर इस एमसीक्यू का बीटा आंसर। तो बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू है द C2H2 यानी इथाइन मॉलिक्यूल इज लीनियर which can be reduced from the number of sigma and pi bonds present in the molecule। कहते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड से हम जो है वो पता चला सकते हैं कि ये लीनियर मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले तो आप इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं और फिर हम इसके पाई बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करते हैं। ये बेटा इथाइन है, इथाइन में कार्बन टू कार्बन 3 बॉन्ड होते हैं, पहला बॉन्ड सिग्मा और बाकी दोनों पाई बॉन्ड, और ये दोनों भी सिग्मा बॉन्ड, यानी इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड्स हैं। वैसे मैं बच्चों को सिग्मा बॉन्ड का काउंट करने का ट्रिक ये बताता होता हूँ कि टोटल एटम -1, अगर वो एलिफेटिक कंपाउंड है तो टोटल एटम -1 उसके सिग्मा बॉन्ड्स की तादाद होगी, यानी इथाइन में हमारे पास जो है वो टोटल 4 एटम है, तो 4 में से 1 माइनस कर दें 3 इसके सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। तो फिर पहले ऑप्शन है सिग्मा 2 और पाई 2, बीटा जो है वो हमारे पास जो है ना सिग्मा 2 और पाई 3, चार्ली जो है हमारे पास सिग्मा 3 और पाई 2, और डेल्टा सिग्मा 3 और पाई 1। बड़ा सिग्मा इसमें 3 बॉन्ड है और पाई 2 है, ये चार्ली ऑप्शन में मैच करते हैं, तो एमसीक्यू का भी चार्ली आंसर। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो है बेटा हमारे पास इसका जो कॉन्सेप्ट है वो तब सामने आया जब वीबीटी जो है उसका कॉन्सेप्ट कार्बन पे अप्लाई ना हो सका, यानी बच्चों को हम इस तरह से समझाते हैं कि कार्बन जो है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz0। अब जो s के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये क्या होता है, ये ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट है। अब जो वीबीटी थी वो ये कह रही थी कि जितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे वो सिर्फ बॉन्ड बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन यहां पे आके तो कार्बन पे फेल हो गई। कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाते हैं नेचर में, और अकॉर्डिंग टू द वीबीटी जो है इसको 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। तो फिर जिस पर्सन ने वीबीटी बनाई थी उसने ये कहा कि हर एटम की 2 स्टेट्स होती हैं, एक होती है ग्राउंड स्टेट और एक होती है एक्साइटेड स्टेट। तो कार्बन एक्साइटेड स्टेट में क्या करता है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन आगे भेज देता है। अब ये सिचुएशन इस तरह से बन गई कि 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। अब ये 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आ गए, लेकिन अगर मैं इन चारों को कार्बन के इर्द गिर्द अरेंज करता हूं तो बड़ा इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ओवरलैपिंग जो है वो हमारे पास pp की है, फिर sp की है और सबसे कम ss की है। यानी अगर मैं फर्ज करें जी आपके सामने इस तरह से बना दूं कि ये कार्बन का एक s है और 3 p ऑर्बिटल्स हैं और यहाँ पे आके हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, तो एक ओवरलैपिंग ss होगी और 3 ओवरलैपिंग sp होगी, यानी 3 ओवरलैपिंग ज्यादा है और एक ओवरलैपिंग कम है, यानी बॉन्ड की लेंथ भी डिफरेंट होगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी डिफरेंट हो गई। तो फिर ये CH4 तो बन जाएगा लेकिन वो सिमेट्रिकल नहीं होगा, उसके सारी बॉन्ड्स की लेंथ इक्वल नहीं होगी, स्ट्रेंथ भी एक जैसी नहीं होगी। तो फिर कॉन्सेप्ट आया कि ये ऑर्बिटल्स आपस में जो है ना वो पहले मिक्स होते हैं, इनमें मिक्सिंग में एक s और ये जो 3 p हैं, कि अगर मैं इनको इनके एक्सिस पे लिख देता हूं कि ये px है, ये हमारे पास py आ गया, ये उसका pz आ गया, जो कि इस तरह से बन जाता है, और ये ओवरलैप होने पे इस तरह से 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं और वो सारे इर्द गिर्द अपने आप को अरेंज करते हैं, कार्बन के इर्द गिर्द अरेंज करते हैं और एक टेट्राहेड्रल शेप जो है वो डेवलप करते हैं।
तो वो कार्बन फिर टेट्राहेड्रल जो है वो अरेंज में अपने आप को शो करके सबकी, चूंकि नेचर sp3 हो जाती है, तो जब सारे sp3 हो जाते हैं तो फिर सबकी स्ट्रेंथ भी इक्वल हो जाती है, सबकी लेंथ भी इक्वल हो जाती है, उन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन भी होता है। अब यहाँ पे आके हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं यहाँ पे, और इस तरह से वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर जो कि टेट्राहेड्रल बनता है, जो कि वेसिपर ने भी बताया था, और हाइब्रिडाइजेशन उसको जस्टिफाई कर देती है। तो फिर ये उसकी कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से। बेटा जो स्लाइड्स आपके सामने हैं उसमें जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है कि एनर्जी एक्साइटेशन के लिए कहाँ से आती है। जब एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होते हैं, वो अप्रोच में जो ना वो एटम एनर्जी लूज करते हैं, वो एनर्जी जो है ना वो इस कार्बन एटम को मिलती है, और कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होते हैं ताकि वो एक्साइटेशन भी कर सकें, और फिर मिक्सिंग के लिए भी एनर्जी जो है वो इन्हें रिक्वायर्ड है, वो मिक्सिंग करके फिर एनर्जी लो डाउन करते हैं और फिर वो एनर्जी जो है वो कंपनसेट हो जाती है। 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3, sp2 और sp है। ट्रिक बेटा इसकी मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर जो है वो आपने काउंट करने हैं। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम, ये आपने काउंट करना है बेटा। अगर इसका आंसर 4 आ गया तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर इसका आंसर 2 आ गया, सॉरी 3 आ गया तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 2 आ गया तो sp हाइब्रिडाइजेशन। जैसे एग्जांपल्स है बेटा, हमारे पास मीथेन है, मीथेन में 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कोई लॉन पेयर नहीं होता, 4 आ गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फिर NH3 को देखें बेटा, NH3 में 3 सिग्मा बॉन्ड है, जो ना इसमें 3 + 1 एक लॉन पेयर है, ये भी आंसर 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन चूंकि लॉन पेयर आ गया, शेप चेंज हो जाएगी, इसकी शेप जो है वो टेट्राहेड्रल है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है लेकिन टेट्राहेड्रल, क्योंकि कोई लॉन पेयर नहीं है, इसमें लॉन पेयर आ गया तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल शेप हो जाएगी। और जो वाटर है, वाटर में 2 लॉन पेयर और 2 हमारे पास जो है ना उसके सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, तो ये 2 + 2 आंसर ये भी 4 आ रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन ये शेप जो है वो बेंट या एंगुलर या वी शेप कहलाएगी, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। इसी तरह bf3 हमारे पास है, bf3 में कोई लॉन पेयर नहीं होता और सारे बॉन्डेड आइटम एक जैसे हैं, तो फिर ये जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करता है, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड हमारे पास आ रहे हैं। इसी तरह SO3 की अगर बात की जाए तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड 3 है, कोई लॉन पेयर नहीं है, तो ये भी 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन अगर आप SO2 की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक लॉन पेयर है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड एक लॉन पेयर, 2 + 1 आंसर ये 3 आ रहा है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन इसकी शेप चेंज हो जाएगी। इन दोनों की शेप ट्राइगोनल प्लेनर है, इसकी शेप बेंट या एंगुलर है। इसी तरह जो है वो SnCl2 की बात करेंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड एक लॉन पेयर आ जाएगा, तो ये भी 2 + 1 3 आंसर आएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास जो है वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लॉन पेयर नहीं है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड जब आ जाएंगे तो sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर शेप। इसी तरह बेरिलियम क्लोराइड है, इसमें भी लीनियर शेप होती है, 2 जो है वो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो फिर आपने काउंट करने हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। अब आते हैं कि अगर उसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज आ जाए, जैसे CH3 नेगेटिव आता है, तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो टोटल 4 ही बनेगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्योंकि इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक नेगेटिव चार्ज काउंट होगा, पॉजिटिव चार्ज काउंट नहीं करना। CH3 पॉजिटिव है बेटा अगर, तो CH3 पॉजिटिव में आपने क्या करना है, पॉजिटिव को काउंट नहीं करना, सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई लॉन पेयर नहीं है, तो ये 3 की वजह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब इसकी होगी। इसी तरह अगर मैं कहूँ जी लॉन पेयर भी आ जाए, नेगेटिव चार्ज भी आ जाए, तो NH2 है, लॉन पेयर भी है, नेगेटिव है, NH2 नेगेटिव, तो इसका आंसर भी 4 आता है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करता है। तो ये टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन थी बेटा जो हमने डिस्कस की। अब आप किसी भी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हर एटम की भी, और उसी वाले से उसकी शेप के बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं। अब बेटा आपके सामने जो एग्जांपल्स हैं, वाटर की है, वाटर की एग्जांपल मैंने डिस्कस कर ली है, मीथेन की है, NH3 की है, इन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में BF3 की शेप है बेटा, और BF3 के बाद जो है ना वो जो हमारे पास इथीन आ गया, इथाइन आ गया, इनकी शेप को भी आप डिस्कस कर सकते हैं। इथीन का तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि हर कार्बन को आप काउंट करेंगे, हर कार्बन मीन के इस कार्बन के 2 सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड काउंट नहीं होंगे, तो 2 की वजह से sp हाइब्रिडाइजेशन, इसके भी 2 सिग्मा बॉन्ड है, sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं इथीन की बात करता हूं
तो इथीन में अगर मैं कार्बन को इस तरह से आपके सामने बनाता हूं कि ये कार्बन के सिग्मा बॉन्ड्स हैं और ये पाई बॉन्ड काउंट नहीं करने, तो और कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसके भी 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो हमें जो ना वो ऐसे कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा सेंट्रल एटम हो तो उनमें हमें उनकी अलग-अलग जो ना वो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। बेटा बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के वाले से डिफरेंट स्लाइड आपके सामने जो है ना वो शो हो रही हैं। बॉन्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड है किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में तमाम बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, या जब एक मोल कोई कंपाउंड बनता है तो उसमें जितने बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, उसको भी बॉन्ड एनर्जी कहा जाता है। तो डेफिनेशन आपके सामने है, द बॉन्ड एनर्जी इज द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, और जो है इसको जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो इतनी एनर्जी रिलीज भी होती है। तो ये दोनों बातें ठीक है। अब इसमें कुछ फैक्टर्स है बेटा। सबसे पहले तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा अगर बॉन्ड जो है वो एनर्जी उसको हम काउंट करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। जैसे कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। बॉन्ड ऑर्डर क्या है कि दो एटम के दरमियान नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कम है, यहाँ पे सबसे कम है। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, ऑटोमेटिकली बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा, यानी ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो फिर बॉन्ड ऑर्डर के साथ इसका रिलेशन आ गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास है बॉन्ड एनर्जी का जो ना वो बॉन्ड लेंथ के साथ बेटा ये इनवर्स रिलेशन होगा। बॉन्ड लेंथ ज्यादा बॉन्ड एनर्जी कम, यानी बॉन्ड लेंथ ही होगा, बॉन्ड तोड़ना आसान हो जाएगा। जैसे हमारे पास HF है, HCl है, HBr है, HI है, तो HF की बॉन्ड लेंथ सबसे कम है तो ऑटोमेटिकली उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। और बॉन्ड एनर्जी का ताल्लुक बेटा एस कैरेक्टर के साथ भी है। एस कैरेक्टर ज्यादा, ऑटोमेटिकली बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि एस कैरेक्टर ज्यादा होने से मतलब ये होता है पी कैरेक्टर कम, पी कैरेक्टर कम बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड लेंथ कम बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो एस कैरेक्टर ज्यादा होने से भी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाती है। और लॉन पेयर ऑफ जो ना वो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी जो ना एटम के ऊपर मौजूद होने से भी बॉन्ड एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। ये होमोटॉमिकली ये वाली बात ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि जी कार्बन कार्बन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, फ्लोरीन फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन में 3-3 लॉन पेयर होते हैं, ये लॉन पेयर उसको जल्दी बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। ऑक्सीजन में 2 लॉन पेयर हैं, जरा देर लगती है। नाइट्रोजन में 1-1 लॉन पेयर है, कार्बन में कोई लॉन पेयर नहीं। तो कार्बन की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, सबसे कम जो है वो फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी होगी। तो ये कुछ फैक्टर्स थे बेटा जिनको हमने डिसाइड किया, या जिनकी मदद से हमने बॉन्ड एनर्जी को डिसाइड कर लिया कि वो कौन कौन से फैक्टर जो इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब इसकी जो एप्लीकेशन है, हमें बॉन्ड की स्ट्रेंथ का पता चल जाता है बेटा, और उसके बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प मिलती है। एंथैल्पी चेंज जो है इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। एंथैल्पी चेंज का हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज जो है वो क्या होगी, और मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन में भी इसको समझने में मदद मिलती है। बट इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी, कहता है किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। पहले ऑप्शन है कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, बीटा ऑप्शन है कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, फिर है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, और लास्ट ऑप्शन है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। बट सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एनर्जी है वो हमारे पास जो है वो कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की होगी, जो कि यहाँ पे बीटा ऑप्शन में मेंशन है, जो कि बड़ा वैल्यूज भी आपके सामने मेंशन है, 839 किलो जूल पर मोल है। फिर दूसरे नंबर पे जो है वो कार्बन ऑक्सीजन आ जाता है, क्योंकि उसमें EN डिफरेंस भी आ जाता है, पोलैरिटी भी आ जाती है, और नंबर ऑफ बॉन्ड भी ज्यादा है। कार्बन कार्बन भी डबल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड है, तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की वैल्यू ज्यादा है जो कि 799 है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वैल्यू 614 है, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की 348 किलो जूल पर मोल है। तो सबसे ज्यादा जो है वो बॉन्ड एनर्जी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के, जो कि बीटा ऑप्शन में मेंशन है। तो इस एमसीक्यू का बीटा आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी, कहता है किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। पहले ऑप्शन है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, बीटा ऑप्शन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, चार्ली में नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, डेल्टा ऑप्शन में फ्लोरीन फ्लोरीन है। बट मैंने भी आपको मेंशन किया था कि ज्यादा लॉन पेयर बॉन्ड एनर्जी कम, कार्बन है, यहाँ पे कार्बन की जगह पे हाइड्रोजन भी आ सकता है, जैसे अल्फा ऑप्शन में। तो हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी 436 है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की 146 है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन की 163 है, फ्लोरीन फ्लोरीन की 155 है। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन की है, सबसे कम जो है फ्लोरीन की है। तो ज्यादा पूछी गई थी पता वो अल्फा ऑप्शन में मेंशन हाइड्रोजन, तो इस एमसीक्यू का अल्फा आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर बॉन्ड लेंथ, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। पहले ऑप्शन है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, बीटा ऑप्शन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर चार्ली ऑप्शन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, और डेल्टा ऑप्शन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है। बट जो ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं उनमें तो एस कैरेक्टर ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो यहाँ पे उसने पूछा था ग्रेटर बॉन्ड लेंथ किससे। ग्रेटर बॉन्ड लेंथ तब होती है
जब सेम एटम के दरमियान जो ना बॉन्ड्स बनते हैं तब जो उनमें EN डिफरेंस ना होने के बराबर होता है, इसलिए बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाती है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड लेंथ 1